तो आज हम लोग का ऑडिटर्स का 6th क्लास होगा, जिसमें हम लोग नया टॉपिक यानी कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर स्टार्ट कर देंगे। बट जैसा मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 139 का हल्का फुल्का कुछ प्रश्न जो बाकी था, पहले उसको अपने कंप्लीट कर देते हैं दोस्तों। आइए, ये अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का आज 6th क्लास है। ऑलरेडी हम लोग का 5 क्लास हो चुका होगा। 4 की 5? 4 ना, 5। आज 6th है। देखिए यहां पर सब कुछ हो चुका है। यहां पर आइए 139 सबसेक्शन 3 में। अब जो घर जाकर के पढ़ लेंगे वो बच जाएंगे, नहीं तो क्या है, कोई दिक्कत थोड़ी ना यार। इतना बड़ा जीवन है तुम्हारा, हर 6 महीना में एग्जाम होता है, टेंशन मत लो। चलो देखो, टेंशन उसको लेना है जिसको एक अटेम्प्ट में क्लियर करना है, रैंक के साथ, अच्छा मार्क्स के साथ, वो टेंशन लेगा। और वो साथ साथ जो है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर खत्म हो गया 5 क्लास, तो जो पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, वो लगातार वो 5 क्लास का जो नोट्स है उसको रिवाइज कर लिया होगा। और इतना अच्छे से क्लास में पढ़ाया हुआ है, तुमको मुश्किल से 3 घंटा लगेगा अगर तुम सेल्फ स्टडी खाली अगर कर लो। 3 घंटा तुम्हारा पूरा चैप्टर पॉकेट के अंदर है। चलो देखो कितने बच्चों ने कर लिया वो 5 क्लास का प्रिपरेशन फुल एंड। अंकित कितना समय लगा? 30 मिनट, 45 मिनट्स में सल्टा दिया 5 क्लास। अच्छा, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके 45 मिनट्स। ओके, कितना दिन लगा तुमको? 2-3 घंटा। ओके, और हाथ उठाओ, कितना? 2 घंटा। 2 घंटा पीछे गर्ल 3 आवर्स। एक्सीलेंट। और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे सब एपिसोड क्लियर हो गए, एकदम कंसेप्चुअली क्लियर होगा आपको। मेरा पढ़ाने का स्टाइल, लेक्चर सब आपके दिमाग में रहा होगा उस पॉइंट से रिलेटेड। और जो नहीं पढ़े हैं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कृपया पढ़ लेना। चलो, और 2 क्लास के बाद, आज 6th है ना, और 2 क्लास के बाद ये पूरा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड कारो का हम एक टेस्ट लेंगे। आई विल बी टेकिंग अ टेस्ट ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड कारो। तो तब तक आपका पढ़ाई हो जाना चाहिए। देखिए 139 सबसेक्शन 3। अच्छा, याद है सबसेक्शन 2 क्या चीज के बारे में था? रोटेशन ऑफ ऑडिटर। सबसेक्शन 2 किसके बारे में था? रोटेशन ऑफ ऑडिटर। डू यू रिमेंबर? हाँ, क्या था बताओ? 139 सबसेक्शन 2 टॉक्स अबाउट व्हाट? रोटेशन ऑफ ऑडिटर। क्या वो मेरे कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है? एमईपीएल के ऊपर नहीं, क्योंकि वो तो सिलेक्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल था, जिसमें हम शामिल नहीं थे। पक्का? तो जिन कंपनीज के ऊपर सबसेक्शन 2 रोटेशन ऑफ ऑडिटर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर फिर भी वो अपने ऑडिटर्स को रोटेट करना चाहिए, इससे बढ़िया बात कुछ हो थोड़ी ना सकता। रोटेशन ऑफ ऑडिटर विल इंक्रीज द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। तो सबसेक्शन 3 में बोला गया कि अगर एक कंपनी जिसके ऊपर रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है, अगर वो फिर भी रोटेट करना चाहता है, तो उसके मेंबर्स लोग के पास ये पावर है कि ORNGM पास करके दे कैन डिसाइड अबाउट द रोटेशन ऑफ ऑडिटर। ORNGM पास करके मेंबर लोग फैसला ले सकते हैं कि उनके ऑडिटर भी रोटेट होंगे। और ORNGM पास करके कंपनी के जो शेयर होल्डर लोग हैं ना, उन लोग ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे एक ऑडिटर से क्या होगा, एक से ज्यादा ऑडिटर को जो है हम लोग रखना चाहते हैं। चीज समझ आ रहा है? मेंबर्स ऑफ द कंपनी में रिजॉल्व, मेंबर्स ऑफ द कंपनी में रिजॉल्व। कुछ नहीं बोलेगा तो समझ जाना OR पास होगा कि SR पास होगा। ORNGM। मेंबर्स ऑफ द कंपनी में रिजॉल्व यानी ORNGM दैट जो ऑडिट फर्म हम लोग रखने वाले हैं ना, उनके पार्टनर्स, उनके टीम शैल बी रोटेटेड एट सच इंटरवल एज मे बी रिजॉल्व बाय द मेंबर्स। मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स, मतलब मालिक कंपनी का। तो कंपनी के शेयर होल्डर लोग ORNGM पास करके डिसाइड कर सकते हैं कि उनके कंपनी में जो ऑडिटर आएगा, उन लोग का रोटेशन का क्या प्रोविजन रहेगा। ये ऑब्वियस बात है, रोटेशन किन लोग के लिए बात हो रहा है? 139 सबसेक्शन 2 जिन लोग के लिए एप्लीकेबल नहीं,
वो फिर भी अगर ऑडिटर को क्या करना चाहता है, रोटेट, आर दे अलाउड? द कंपनी इज नॉट कवर्ड अंडर रोटेशन, कैन दे रोटेट देयर ऑडिटर? अंडर सबसेक्शन 3, bypassing ORNG है. The audit shall be conducted by more than one auditor. और उन लोग ये भी फैसला कर सकते हैं कि audit shall be conducted by क्या बताओ? More than one auditor. मतलब उन लोग joint auditor अपॉइंट कर सकते हैं. So joint auditor allowed कि disallowed? Allowed under 139 subsection 3. तो देखो, एक तो हो गया रोटेशन वाला बात, ठीक है, या फिर और ऑडिट एक से ज्यादा ऑडिटर करेगा, ये भी उन लोग रिजॉल्व कर सकते हैं. बाईपासिंग व्हाट? ORNG. पक्का? तो आज तक इससे कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है, यू अंडरस्टैंड? बट अगर इंस्टीट्यूट देना चाहे तो दे ही सकता है ना, क्वेश्चन बना करके दे देगा. ये एक कंपनी है जो ना रोटेशन वाला जो है ना सारा टर्म्स को कंप्लाई नहीं कर रहा, मतलब क्वेश्चन में बोल देगा ये एक अनलिस्टेड कंपनी है, ये एक अनलिस्टेड कंपनी है. मान लो एक बोल देगा प्राइवेट कंपनी है. अब प्राइवेट कंपनी के ऊपर तो रोटेशन, अगर आपको याद हो लिमिट, पिछला पन्ना में आप जाएंगे तो उसका PUSC 50 करोड़ या फिर उसका लोन बोरिंग 50 करोड़. देखो 10, 50, 50 3 तो लिमिट था. इफ यू गो इन द प्रीवियस पेज, जस्ट एक पन्ना पहले, कैसे बच्चे हैं, 10, 50, 50 दिखाई दे रहा है. पब्लिक कंपनी का PUSC कितना? 10 करोड़. प्राइवेट कंपनी का PUSC 50 करोड़. एनी कंपनी हैविंग लोन बोरिंग मिनिमम 50 करोड़. तो तुमको यहां पर बोल देगा प्राइवेट कंपनी है और इसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है ना लेस देन 50 करोड़ है, इसका लोन बोरिंग भी लेस देन 50 करोड़ है. समझ में आ रहा है? एक अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी है जिसका PUSC लेस देन 50 करोड़ है, लोन बोरिंग भी 50 करोड़ है, लेकिन इसके मेंबर चाहते हैं कि रोटेशन हो. कहां क्वेश्चन घुमा देगा, समझ आ रहा है? बोलेगा इसके मेंबर चाहते हैं रोटेशन हो, रोटेशन ऑफ ऑडिटर हो, लेकिन ये एक ऐसा प्राइवेट कंपनी है जिसका ये सब लिमिट्स से कम है. अब 99% बच्चों के दिमाग में उस समय स्ट्राइक नहीं करेगा. वो क्या लिख कर कहेंगे, ना लिमिट तो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो रोटेशन जो है, जो मेंबर चाह रहे हैं वो नहीं होगा. लेकिन अगर मेंबर चाह रहे हैं तो हो सकता है बाईपासिंग ORNG. कंफर्टेबल मेरे बच्चे? तो अगर पेपर डाइसी बनाना हो ना, तो बता तो रहे हैं, ऐसा डाइसी पेपर बनाया जा सकता है जिसमें अच्छा का पसीना छूट जाता है. जैसे हम स्टेज पे बुला करके बोलते हैं ना, ये रहा आंसर दे देते हैं, फिर क्वेश्चन पूछते हैं. समझ आ रहा है? तो थोड़ा ब्रेन जो है ना वो आपका शार्प करना जरूरी है. और शार्प कैसे होगा? साथ साथ जो पढ़ाए जा रहे हैं वो सबको साथ साथ कंप्लीट करते रहना पड़ेगा. प्रोविजन के ऊपर एक कमांड रहना चाहिए. ठीक है? तो अगर ऐसे ही लिमिट दे दिया, क्या इन लोग के लिए रोटेशन मैंडेटरी है? नहीं. लेकिन क्वेश्चन में मेंबर्स चाहते हैं रोटेशन, तो हो सकता है सबसेक्शन 3 में बाईपासिंग ORNG, और मेंबर्स सबसेक्शन 3 में एक से ज्यादा ऑडिटर को भी अपॉइंट कर सकते हैं, जॉइंट ऑडिटर, बाईपासिंग ORNG. सबसेक्शन 4 में कुछ खास नहीं बोल रहे, पका रहा है, बोला फर्म के अंदर LLP भी आएगा. इस चैप्टर में जहां फर्म शब्द का इस्तेमाल हुआ है उस फर्म के अंदर क्या आएगा बताओ? LLP. नॉर्मली फर्म मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म. नॉर्मली फर्म मतलब क्या होता है? बट इस चैप्टर के लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर चैप्टर के लिए, ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर के लिए, जहां फर्म शब्द का इस्तेमाल होगा, फर्म शैल इंक्लूड LLP. अब थ्रू विद दिस, वो तो बात हो ही गया था ना. तो जब हम लोग बोलते हैं ऑडिट फर्म इज क्वालिफाइड, तो मतलब LLP इज ऑल्सो क्वालिफाइड टू बिकम द ऑडिटर. एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज डिस्क्वालिफाइड एक्सेप्ट LLP. पक्का? सर ये सब भी पढ़ा दीजिए बाबू, ये छोटा में देखिए इतना, ये सब हो चुका है. अचानक से एक बच्चा आया जो उसका फर्स्ट क्लास है, सब डन है, खाली रीअपॉइंटमेंट में आ जाओ. 139 सबसेक्शन 9 सुनो. सब्जेक्ट टू रोटेशन, बोलो. सब्जेक्ट टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर, सब्जेक्ट टू रोटेशन ऑफ, बिल्कुल सब्जेक्ट टू रोटेशन ऑफ, ठीक है, सब्जेक्ट टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर, सब्जेक्ट टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर. कैन वी रीअपॉइंट द ऑडिटर? यस, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रोटेशन वी कैन रीअपॉइंट द ऑडिटर. जैसे एक इंडिविजुअल को तो आप लोग, एक इंडिविजुअल को मैक्सिमम 1 टर्म फॉर 5 इयर्स और एक CA फर्म को मैक्सिमम 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव इयर्स. पक्का? ये सब तो वहां पर जहां पर रोटेशन एप्लीकेबल है. क्लियर? चलो ठीक है ना. मान लो से फॉर एग्जांपल मेरे ऊपर रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है, क्या हम इसको रीअपॉइंट कर सकते हैं? और अगर रोटेशन एप्लीकेबल भी है तो फॉर्म को तो रीअपॉइंट किया जा सकता है ना रे बाबा, और एक टर्म के लिए. हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप रीअपॉइंट करो. 3 केस में रीअपॉइंट नहीं कर सकते, 3 केस में रीअपॉइंट नहीं कर सकते. ये बात लिखा हुआ है सबसेक्शन 9 में कि 3 केस में आप रीअपॉइंट नहीं कर सकते. व्हेन द ऑडिटर हैज हिमसेल्फ एक्सप्रेस्ड हिज अनविलिंगनेस टू बी रीअपॉइंटेड.
वो पहले रिटन नोटिस दे दिया है हमको तो रीअपॉइंट नहीं करेगा, को नहीं मिलेगा, हमको तो नहीं लाएगा तुम लोग, ही हैज एक्सप्रेस्ड हिज अनविलिंगनेस टू बी रीअपॉइंटेड, या ही हैज बिकम डिस्क्वालीफाइड, या फिर मेंबर लोग इतना खुन्नस में था कि एसआरएनजीएम पास करके ये फैसला ले लिया इसको तो नहीं रखना है, इसको और रखना बाद में देखेंगे, इसको नहीं रखना। मेंबर लोग बहुत मतलब खुन्नस में था इससे, ऑडिटर से, तो दे पास एसआरएनजीएम डिसाइडिंग नॉट टू रीअपॉइंट हिम और दे हैव अपॉइंटेड समवन एल्स, या फिर दे हैव नॉट अपॉइंटेड समवन एल्स बट दे हैव पास्ड एसआरएनजीएम डिसाइडिंग नॉट टू रीअपॉइंट हिम, किसको रखना बाद में देखेगा, इसको तो नहीं रखना। ये समझ में आ रहा है? तो 3 केस में हम लोग रीअपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, when he has expressed his unwilling, when he is disqualified and when members have passed SR, पक्का डिसाइडिंग नॉट टू रीअपॉइंट, तो ये 3 केस में रीअपॉइंट नहीं करेंगे। तो बताओ कब रीअपॉइंट कर लेंगे, कब रीअपॉइंट अलाउड है? जब इसने अपना अनविलिंगनेस जाहिर नहीं, कब रीअपॉइंट कर लेंगे? जब इसने अपना अनविलिंगनेस जाहिर नहीं किया, जब ये डिस्क्वालीफाइड नहीं है, जब एसआरएनजीएम मेंबर लोग ने पास नहीं किया है और डिसाइड नहीं किया है कि इसको रीअपॉइंट नहीं करेंगे। आर्बिट्रो विद दिस, a retiring auditor may be reappointed at AGM if he is not disqualified, obvious बात है, कब रीअपॉइंट कर लेंगे? if he is not disqualified, वो डिस्क्वालीफाइड है कि नहीं है? वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है। He has not given the company a notice in writing. He has not given the company a notice in writing of his unwillingness to be reappointed. He has not given notice in writing of his, क्या बताओ ना, unwillingness to be reappointed. ऐसा नोटिस उसने दिया ऑडिटर ने कि नहीं दिया? या फिर SR has not been passed at the meeting appointing some other auditor or providing expressly that he shall not be reappointed. मेंबर लोग ने ऐसा कोई SR पास नहीं किया है कि किसी और को रख लिया हो या ये फैसला ले लिया हो कि इसको रीअपॉइंट नहीं करना, ऐसा फैसला SR से नहीं हुआ है, तो इसको रख सकते हैं हम लोग। बताओ 3 केस में रख लेंगे, जब ये डिस्क्वालीफाइड नहीं है, इतना जाहिर नहीं किया, एसआर पास नहीं हुआ है, तो रीअपॉइंट समवन एल्स और डिसाइडिंग एक्सप्रेसली नॉट टू रीअपॉइंट हिम। और ये मेरा पहले भी बताया हुआ है, सुनो, अगर एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट, नया ऑडिटर नहीं मिला तो क्या पुराना ऑडिटर कंटिन्यू करता है? हाँ, पुराना ऑडिटर तब तक कंटिन्यू करता है जब तक नया ऑडिटर नहीं आ जाता, ये पहले भी बताया हुआ है। वेयर एट एन एजीएम, वेयर एट एनी एजीएम no auditor is appointed, और क्या बताओ ना, reappointed, the existing auditor shall continue. AGM में जब नया ऑडिटर अपॉइंट या रीअपॉइंट नहीं हो रहा है, existing auditor shall क्या बताओ, continue. ऑडिट कमेटी 139 सबसेक्शन 11 में यहां यही बोला हुआ है, 139 सबसेक्शन 11 में, कि अगर आपके कंपनी में एसी है तो जितना भी अपॉइंटमेंट होगा, रीअपॉइंटमेंट होगा, वो सब 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 एसी करेगा, एसी रेकमेंड करेगा, पक्का। Where a company is required to constitute an audit committee under section number कौन सा, 137, लास्ट क्लास आ चुका होगा ऑडिट 177, नोट्स बढ़िया से लिखवाया हुआ होगा। तो जिन कंपनीज को एसी बनाना है अंडर सेक्शन 177, तेरा तो लास्ट क्लास किया हुआ बेटा ये वाला, हाँ 177 इस वाला क्लास लास्ट क्लास छोड़ दिया बेटा, भयानक इंपॉर्टेंट था, क्या बोलते हैं, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट था, अलग अलग बात हुआ था लास्ट क्लास में, ऑडिट कमेटी का बात हुआ था 177 वाला। सीलिंग लिमिट 141 सबसेक्शन 3, बेटा 143 नहीं बेटा 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी, इंटरनल ऑडिट का बात हुआ था सेक्शन 138 का, कॉन्ट्रावेंशन का पूरा फाइन वगैरह सब लिखवाया गया था, बाप रे बाप, भयानक इंपॉर्टेंट क्लास चला सोलर। चिंता नहीं, बैकअप लग चुका है 4 ऑप्शन के साथ, आपके सेवा में हम लोग मौजूद हैं। और इतना ही नहीं, आज वाला क्लास भी कोई छोड़ रहा है, सैटरडे वाला क्लास भी कोई छोड़ने वाला है, उसके बाद ट्यूसडे वाला क्लास भी कोई छोड़ने वाला है, उसका भी बैकअप लगा दिए पहले से, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर करो पूरा है, साथ में बैकअप लगा दिए 8-9 क्लास का, आराम से करो। और क्लास छोड़ते कैसे हमको समझ में नहीं आता। अब जैसे आज ये वाला जो क्लास है, इसका 8, 9, 10, 11 ऑप्शन है, 11 ऑप्शन मैसेज में काउंट करना, 11 ऑप्शन है ये सिंगल क्लास करने में। चलो कोई बात नहीं, सबको हर लेवल का सुविधा उपलब्ध है। अगर किसी को होम ट्यूशन चाहिए तो हम अरुंदा को भी भेज देंगे, वो थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे। चलो देखो 139 सबसेक्शन 11 में ये बोला जा रहा है कि अगर जिस कंपनी में एसी है, अंडर सेक्शन नंबर बताओ, पक्का ना, एसी अगर अंडर सेक्शन 177, ऑल अपॉइंटमेंट इंक्लूडिंग कैजुअल वैकेंसी shall be made after taking into account recommendation of such committee. After recommendation of such committee. Which committee?
रिकमेंडेशन ऑफ सच कमिटी मतलब रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमिटी। ये सब कब होगा? अरे बोलो ना, ये सब कब होगा? ये सब डन है? श्योर? चेक कर लो, चप्पा चप्पा हो गया होगा मैट के अंदर, चेक करो। ये डन है? अरे रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर कॉपी में लिखवाए हो, क्या बात कर? रेमुनरेशन, हाँ, जनरल मीटिंग, पावर्स एंड ड्यूटीज 143 सबसेक्शन 1 से लेकर के टनाटन सबसेक्शन 15 तक चला होगा। इसमें खाली एक सबसेक्शन बाकी है, कोई बता सकता है 143 का कौन सा सबसेक्शन बाकी है? 11। प्यार से उसको पता है क्या बोलते हैं? कारो। ये अभी स्टार्ट होगा। 143 सबसेक्शन 11 ही कारो है। ये सब डन है? अरे बोलो भाई, सब टोटल एवरीथिंग इज डन। ये जो 140 सबसेक्शन 4 है ना, ये मेरा बाकी, ये 140 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5 मेरा बाकी है। ये हम 8वां क्लास में पढ़ाएंगे, 8th क्लास में। आज 6वां क्लास है ना, ये हम 8th क्लास में पढ़ाएंगे कॉस्ट ऑडिट के साथ। ये हम 8वां क्लास में पढ़ाएंगे कॉस्ट ऑडिट के साथ, क्योंकि मेरे को ना इसमें, मैं जो रिसर्च रिपोर्ट बना रहा हूं ना, उसमें समय लगेगा, तुमको पता है ना मेरे बच्चों? अरे तुमको पता है ना ये बात? ENY जो है, ENY, उसके ऊपर केस चल रहा है। किस कंपनी के ये केस चल रहा है? ENY एंड डेलॉयट के ऊपर। हाँ, ILFS के लिए केस चल रहा है इन लोग के ऊपर, और ये केस इसी सेक्शन से रिलेटेड है। तो इसके ऊपर मेरा जो रिसर्च रिपोर्ट है वो तैयार हो रहा है। हम पूरा प्रैक्टिकली ENY एंड डेलॉयट और ILFS का केस के साथ आपको 140 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5 जो है वो पढ़ाएंगे 8th क्लास के अंदर। चलिए बढ़िए, साइनिंग वाइनिंग सब डन है, और कॉस्ट ऑडिट तो ऑब्वियस पता है कारो के बाद आएगा। तो अभी आज हम लोग किसके लिए इकट्ठा हुए हैं? कारो के लिए, ठीक है, वो अपने स्टार्ट करेंगे। कारो मेरे को लगभग 2 क्लास लगेगा, 2 सवा 2 क्लास लगेगा। मतलब आज का पूरा क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th का थोड़ा सा, और फिर 8th में बाद बाकी क्या करेंगे? 8th में बाद बाकी क्या करेंगे? कॉस्ट ऑडिट करेंगे, और ये कॉस्ट ऑडिट एंड 140 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5। और 9th क्या करेंगे? 9th क्लास में क्वेश्चन आंसर्स, 9th क्लास में क्वेश्चन आंसर्स, जो पिछला 8 क्लास में पढ़े होंगे उसका 9th क्लास में हम लोग दुनिया भर का क्या सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन आंसर। सब तुमको आता होगा, लेकिन जब 9th क्लास में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, पूरा वापस से 8 क्लास का रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। ओके, चलिए आइए, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद कारो। बट एक बार कारो स्टार्ट करने के पहले चेक, जस्ट चेक, वहां से हटा, हाँ, जस्ट चेक। सेक्शन 139 क्या था बताओ? 139 से 147 एक बार चेक कर लो। 139 में क्या था? अपॉइंटमेंट। 139 तो अपॉइंटमेंट था। 140 में रिमूवल था, रेजिग्नेशन। 141 तो सेलिब्रिटी है, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन। 142 रेम्यूनरेशन। 143 पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। 144 चिची प्रोहिबिटेड सर्विस। 145 जो था साइनिंग। 146 जनरल मीटिंग। 147 फाइन। 148 कॉस्ट बाकी है। 139 में क्या था? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सेक्शन 140 में क्या था? रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। 140 was removal and resignation of auditor. 141 section 141 qualification and disqualification of auditor. 142 is remuneration. 143 powers and duties. 144 prohibited service. 145 signing. 146 general meeting. 147 fine for contravention. Isn't it? चलो अब अपने जन्नत स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कारो। बोर्ड पे आ जाओ। आइए दोस्तों, 143 का सबसेक्शन 11 ही कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर है, ठीक है। अब ये कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर जो है ना, जिसको हम लोग प्यार से कारो बोल रहे हैं, कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी उसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, सीजी यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने ये कारो इशू किया 2016। कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016। पहले थोड़ा इतिहास बता देते हैं हम आपको। कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016।
ये कोई 2016 में आपको लग रहा है ये आया, ये कारो रिपोर्ट 2016 में आया। इसके पहले भी कारो रिपोर्ट हुआ करता था। इसके 2016 के पहले वाला कारो रिपोर्ट पता है कौन सा था? कारो 2015। कारो 2016 के पहले रिपोर्ट था कारो 2015। उसके पहले भी कारो हुआ करता था, कारो 2003। नहीं समझा? और उसके पहले भी कारो हुआ करता था जिसका नाम था माकारो। मकारो नहीं, माकारो। मतलब पहले एक जमाना था जब ये कारो ना खाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल हुआ करता था। किसके ऊपर बताओ ना? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर। पर जैसे जैसे समय बीते गया, कारोजमा जो है वो पास्ड अवे एंड व्हाट वाज लेफ्ट वाज कारो। कारो 2003 मेरे को याद है, कारो 2003 सबसे लंबा समय तक जो मैंने कारो पढ़ाया वो कारो 2003 वाला कारो पढ़ाया, क्योंकि वो तो 2015 तक था मेरे गांजो। यू अंडरस्टैंड? और 2007-8 से लेकर के 2015 की कारो 2003 पढ़ाया। इसमें बाप रे बाप 21 क्लॉजेस हुआ करते थे। ये बड़ा रिपोर्ट था, 21 क्लॉजेस, देयर वर 21 क्लॉजेस। फिर 2003 वाला जो रिपोर्ट था ना, 21 क्लॉजेस, ऑडिटर लोग बहुत परेशान कर देता था क्लाइंट को। 21 तो क्लॉज के ऊपर भांडा फोड़ता था क्लाइंट का, मतलब नेकेट कर देता था क्लाइंट को 21 क्लॉज में सारा सब कुछ बता बुतू करके। तो फिर सरकार बोला नहीं नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाएंगे। मोदी जी आए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाएंगे, तो उन्होंने 21 को उल्टा कर दिया 12। अब फिर क्या हुआ? घपलाबाजी बढ़ने लगा। नहीं समझ में आया? 21 से सीधा 12 क्लॉज कर दिया, घपलाबाजी बढ़ने लगा। फिर तुरंत हरकत में आया, फिर मोदी जी ने बोला ना ना फिर से कारो 2016 लाएंगे, 16 क्लॉज। थोड़ा बढ़ाओ भाई। नहीं समझ में आया? तो एक जमाना था जब खाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता था, फिर सारे कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल किया गया 21 तो क्लॉज। फिर मोदी जी आए, बोले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिंदाबाद, बोला 12 क्लॉज। फिर बोला अरे ये तो बहुत ज्यादा वीक हो गया ये वाला रिपोर्ट, तो फिर थोड़ा सा बढ़ाया गया 16 क्लॉज। एक बच्चा बोल रहा है अब है कितना वो बताइए ना फाइनली। कारो 2016 क्लॉज भी 16, ऐसे याद कर लेना। कारो 2016 क्लॉज भी 16, उसके अंदर 16 तो क्लॉजेस है। ये 16 क्लॉजेस के ऊपर जो है ऑडिटर को रिपोर्ट बनाना पड़ता है। और पूरा हम लोग 2 क्लास के अंदर ये 16 क्लॉजेस समझेंगे। उसके बाद मैंने एक आईटीसी का कार्य रिपोर्ट रख के रखा है आपके मैथ के अंदर, ठीक है? तो वो आईटीसी का जो कार्य रिपोर्ट है, वो आईटीसी का कार्य रिपोर्ट स्टडी करेंगे कि प्रैक्टिकल आप लोग को थोड़ा सा टेस्ट मिले कि आखिर प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिट रिपोर्ट कैसा होता है। ओके लवली। तो फिलहाल बताओ कारो कौन सा? 2016 क्लॉज भी। ये है क्या कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर? आखिर ये क्या है कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर? देखो जो ऑडिट रिपोर्ट जा रहा है ना, ऑडिट रिपोर्ट, उसके साथ एमसीए ने बोला ऑडिटर को कि हे ऑडिटर, क्योंकि तुम तो सारा कच्चा चिट्टा जानते हो कंपनी का, तुम तो बहुत क्लोजली कंपनी को ऑडिट किए हो, तो सुनो ना थोड़ा हम लोग का काम कर दो ना, हम लोग जो 16 तो क्लॉजेस बोल रहे हैं ना उसके ऊपर भी कमेंट करो, 16 क्लॉजेस के ऊपर कमेंट करो और ऑडिट रिपोर्ट के साथ अनेक्स कर दो। तो जो मेन ऑडिट रिपोर्ट रहता है ना उसके साथ कार्य रिपोर्ट क्या हो जाता है? अनेक्स। और उस कार्य रिपोर्ट में ऑडिटर भांडा फोड़ता है कंपनी का, ऑडिटर भांडा फोड़ देता है कंपनी का 16 तो पॉइंट के ऊपर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द मेंबर्स। क्योंकि कुछ कुछ क्या होता है ना, अगर कुछ कर्मकांड भी हो रहा है ना तो हो सकता है उसका अकाउंटिंग सही हुआ हो तो ऑडिटर क्लियर रिपोर्ट देगा। ऑडिटर का मेन काम रिपोर्ट देते समय क्या? अकाउंटिंग चेक करना। तो अगर कर्मकांड भी हो रखा है ऑपरेशंस में लेकिन उसका अकाउंटिंग अगर, तो ऑडिटर के हाथ बंद है, वो तो क्लियर रिपोर्ट देगा। जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल अगर कंपनी क्या कर रहा है, अपना रिलेटेड पार्टीज को, कंपनी अपना रिलेटेड पार्टीज को मान लो 100 करोड़ का लोन दे दिया, कंपनी ने अपना रिश्तेदारों को, रिलेटेड पार्टीज को 100 करोड़ का, कंपनी ने रिलेटेड पार्टीज को 100 करोड़ का लोन दे दिया 1% इंटरेस्ट पे। कंपनी रिलेटेड पार्टीज को 100 करोड़ का लोन दे रहा है 1% इंटरेस्ट। ये फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द मेंबर्स है, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी है कि अगेंस्ट द बेनिफिट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी? इट इज अगेंस्ट द बेनिफिट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी दैट यू आर गिविंग 100 करोड़ का लोन एट ओनली 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन उसका अकाउंटिंग सही किया है, क्लाइंट ने उसका अकाउंटिंग सही किया। लोन दिया है 100 करोड़, क्लाइंट ने लोन कितना दिया है? क्लाइंट ने लोन 100 करोड़ दिया है, दिखाया भी है कि हाँ 100 करोड़ का लोन है। क्लाइंट ने लोन दिया है कितना का? बैलेंस शीट में भी दिखा रहा है क्लाइंट हाँ 100 करोड़ का लोन दिया है और पीएल में 1% इंटरेस्ट बुक कर रहा है। तो अकाउंटिंग सही है कि गलत है? 100 करोड़ का लोन दिया है,
1% ब्याज पर, तो दिखा भी तो वही रहा कि हाँ 100 करोड़ का लोन है, हाँ भाई 1% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो लोन भी 100 करोड़ का दिखा रहा है, इंटरेस्ट भी 1% का दिखा रहा है, अकाउंटिंग सही करे तो ऑडिटर कौन सा रिपोर्ट देगा? अगर सब कुछ बात बाकी सही है तो क्लियर रिपोर्ट। और क्लियर रिपोर्ट में हम लोग रीजन देते हैं कि नो रीजन? हम लोग तो कुछ खराब रिपोर्ट देते हैं, खराब रिपोर्ट में रीजन देते हैं। हे भगवान, समझ आ रहा है? तो ये तो खाली एक पॉइंट है, ऐसा 16 तो पॉइंट के ऊपर ऑडिटर को बोला गया भांडा फोड़िए कंपनी का फॉर द बेनिफिट्स ऑफ शेयर होल्डर। भांडा कौन फोड़ेगा? भांडा कौन फोड़ेगा? ऑडिटर भांडा फोड़ेगा। किसका? भांडा कौन फोड़ेगा? ऑडिटर भांडा फोड़ेगा। किसका? कंपनी का भांडा फोड़ेगा फॉर द बेनिफिट्स ऑफ किसके लिए? हाँ, शेयर होल्डर्स। कहां पर भांडा फोड़ेगा? कारों में। कारों के अंदर कितना पॉइंट लिख करके? 16। समझ में आ गया सर? ये रिपोर्ट लाया गया है एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग के लिए, ये रिपोर्ट लाया गया है एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग के लिए, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए, भांडा को फोड़ने के लिए, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ शेयर होल्डर। ऑडिटर भांडा फोड़ेगा कंपनी का फॉर द बेनिफिट्स ऑफ शेयर होल्डर कारों में बाय रिपोर्टिंग ऑन 16 क्लॉजेस ऑफ कारो। फटाफट बोलो, भांडा कौन फोड़ेगा? ऑडिटर भांडा फोड़ेगा। किसका? कंपनी का। किसके लिए? शेयर होल्डर के लिए। कहां पर? कितना तो क्लॉज में? पक्का? बट पहले मेरे को 1-1.5 घंटा ये लगने में जाएगा कि आखिर ये कारो रिपोर्ट जो है ना एप्लीकेबल किसके ऊपर है? ये सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं। सुनो किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, ध्यान लगाना। हाँ, कारो 2016 का हम लोग सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 42। सो इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी। इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 42 except the following, except the following, except the following में 6 ठो लिस्ट दे दिया, बोले ये 6 के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अभी थ्रू विद दिस। अब मेरा सबसे पहला सवाल ये है उन लोगों से जिनका आज फर्स्ट क्लास है, रेज अ हैंड जिनका आज फर्स्ट क्लास है। फुल हैंड? अरे फुल हैंड भाई साहब खड़े होइए आप। डेयर यू प्रॉम्प्ट, इफ यू प्रॉम्प्ट, मेरा पेपर रेडी है, क्वेश्चन पेपर रेडी रहता है। अभी ऑफिस रूम में ले जाकर के सरप्राइज टेस्ट लेंगे। आप बताइए दोस्त, कारो 2016 इज एप्लीकेबल ऑन क्या बोला? ऑल कंपनीज, ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी। तो मेरा सवाल ये है, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी नहीं बोलता तो भी तो चलता ना। उससे पूछा जा रहा है, अपना अपना मुंह ढक लो सब लोग, कोई एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए। एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनीज, तो ऑल कंपनी मतलब ही तो सब कंपनी हो गया। तेरा ग्रुप 1 पढ़ा हुआ है? हाँ? 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 अच्छा, ये सब क्लास किया हुआ है? कब किया? तो पुराना स्टूडेंट है, तो फिर नया स्टूडेंट बोल करके हाथ क्यों उठा रहा है? तो चेहरा देखा देखा लग रहा है, खाली दाढ़ी बढ़ाया और कुछ नहीं। तुम तो क्लास कर गए सब, बेशरम भैया बैठ। बच्चा लोग जबरदस्ती अरे मेरा ही बच्चा है, बोले जाना बेचाना लग रहा है, बड़ी बेटा हाथ उठा रहा है। कारो का आज फर्स्ट क्लास है, तो कारो का तो सभी का फर्स्ट क्लास है। इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनीज। अगर लिखता तो फॉरेन कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए अलग से लिखना पड़ा इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। कारण रहता है एक चीज का, कुछ लोग मजाक उड़ा देंगे यहां पर, ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। क्या दरकार था लिखने का? दरकार था क्योंकि ऑल कंपनीज के अंदर फॉरेन कंपनी नहीं आता। फॉरेन कंपनी इज नॉट अ कंपनी, इसलिए अलग से लिखा गया। इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। पक्का? For further details, contact the previous classes, dude. अभी कारो समझाएंगे कि कंपनी फॉरेन कंपनी में चले जाए। कंपनी फॉरेन कंपनी में चले जाए तो 1 घंटा तो उसी में लग जाएगा, कंपनी और फॉरेन कंपनी में। चलो कंपनी फॉरेन कंपनी में चलते हैं। नहीं सर, क्या पागल हो गए हैं क्या सर? तो आधा रात में भी आप पानी मार के उठाएंगे ना? नहीं, फॉरेन कंपनी कंपनी नहीं है, नहीं फॉरेन कंपनी कंपनी नहीं है। पक्का? क्या कारो एप्लीकेबल है उसके ऊपर? इस फॉरेन कंपनी कंपनी नो, बट इस कारो एप्लीकेबल ऑन फॉरेन कंपनी, बिकॉज कारो 2016 के लिए क्या बोला? इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी एक्सेप्ट
बैंकिंग कंपनी, एक्सेप्ट बैंकिंग कंपनी से और एक क्या याद आ जाएगा? और ज्यादा मत याद करो, एक्सेप्ट बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी बना के ना, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। बैंकिंग कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी यानी चैरिटेबल कंपनी, बस 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 बस। लास्ट वाला सेलिब्रिटी है, अलग से आएगा, तो इट इज नॉट एप्लीकेबल। कारो 2016 इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 42 एक्सेप्ट द फॉलोइंग, इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी स्मॉल कंपनी। पक्का? अब क्या कारण हम आपको बताते हैं, लॉ मेकर कारण नहीं बताते, एग्जाम में भी कारण नहीं पूछेगा, लेकिन बैंकिंग कंपनी के ऊपर कारो इसलिए एप्लीकेबल नहीं है, बैंकिंग कंपनी के ऊपर इसलिए कारो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि बैंकिंग कंपनी का ऑलरेडी एक खून चूसने के लिए उसके ऊपर आरबीआई बैठा हुआ है, और आरबीआई ऐसा ऐसा चीज बनवाता है जो उसको खुद पढ़ने का समय तो रहता नहीं है, इसलिए फ्रॉड हो जाता है। छोटा चीज बनाए तो पढ़ा भी जाए। आरबीआई जो बैंक का ऑडिटर है ना, उससे बनाता है LFAR, क्या बनाता है? LFAR, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, बोलो लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। कारो उसके सामने जो है ना, बच्चा भी नहीं है, चीटी भी नहीं है, समझ आ रहा है? तो कारो रिपोर्ट तो बहुत छोटा 16 क्लॉज है, इसके अंदर लॉन्ग फॉर्म, अरे नाम से बताया लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। तो जो आरबीआई है ना, वो बैंकिंग कंपनी में उसका ऑडिटर से, आरबीआई बैंकिंग कंपनी का ऑडिटर से क्या बनवाते बताओ ना? LFAR, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। नहीं समझ आया? हजारों पन्ना का रिपोर्ट बनता है LFAR, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। अब उसमें कुछ भी लिख देता है इन लोग, भाई लोग कुछ भी लिख दे, पढ़ने का किसको समय है? इससे अच्छा कम डिटेल मांगो, सटीक डिटेल मांगो। ऐसा अगर हम तेरे को बोरा भर के दें, तुम पढ़ेगा? और बोरा भर के देने में जो दे रहा है उसके लिए तो सिंपल ही है रे, कुछ भी अनसंड लिख दो, पता है पढ़ने वाला तो है नहीं कोई। तो ये आरबीआई जो है ना, इसका ट्रेडिशनल अप्रोच है बहुत। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बहुत ही ट्रेडिशनल अप्रोच है कि बड़ा है तो बेहतर है, जितना जानकारी उतना बढ़िया, इसलिए फ्रॉड हो जाता है डैश। आरबीआई जो है एनबीएफसी लोग को कंट्रोल करता है, आरबीआई एनबीएफसी लोग को भी कंट्रोल करता है। सारा उन लोग का जो बेड़ा गर्क कर दिया, सारा एनबीएफसी हाथ से निकल गया। जब देखो एनबीएफसी लोग का लाइसेंस कैंसिल करते रहता है, सब फ्रॉड होने के बाद। नहीं समझ आया? तो आरबीआई जो है वो अभी भी ट्रेडिशनल अप्रोच को ही फॉलो कर रहा है, पुराने तरीके से ही काम कर रहा है। इट इज वेरी इंपरेटिव दैट आरबीआई जो है उसको पूरा ओवरहॉल कर दिया जाए। अभी तक नोट ही नहीं बता सका कितना नोट एग्जैक्ट आया। सोचो सिस्टम में कितना पुराना नोट गया, 4 साल हो गया उस बात को, 4 साल हो गया अभी तक उन लोग नोट ही गिन रहे हैं। बोला हमारे लिए संभव ही नहीं है बताना। सोचो क्या सिस्टम है इन लोग का, कोई भी मतलब थप्पड़ मार के चला जाएगा, इन लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। तो आरबीआई का हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, उसको ओवरहॉलिंग का दरकार है। जब देखो कोई ना कोई एनबीएफसी फ्रॉड करके बैठ जाता है। आईएलएफएस का केस हुआ, वो भी तो एनबीएफसी था, बट आप कुछ नहीं कर सके। डीएचएफएल कर्मकांड करके बैठ गया, आप कुछ नहीं कर सके। यस बैंक दुनिया भर का रुपया डुबा दिया, आप कुछ नहीं कर सके। पीएमसी तो घोटाला ही करके बैठ गया, आप कुछ नहीं कर सके। तो आप बंद हो जाओ ना, अब हो ही क्यों? नहीं समझ आया? और ये मेरे अंदर का टीचर नहीं बोल रहा अभी, ये मेरे अंदर का डिपॉजिटर बोल रहा है। मेरा भी डीएचएफएल के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाया हुआ था, अब वो तो गया। क्या बोल रहे? हाँ वो ठीक है, आप लोग के सामने वो सब, आप लोग के प्यार मोहब्बत के सामने वो कुछ नहीं है। हाँ यस बैंक में मेरा कोई डिपॉजिट्स नहीं है। हाँ 1-2 खाता है, हम तो वहां से रुपए निकाल चुके हैं, अफ्रीका बंद कर दिया। लेकिन यस बैंक में मेरा शेयर होल्डिंग बहुत ज्यादा है। कोई मेरा अगर पोर्टफोलियो देखा होगा कभी, बाई चांस बात उठाओ, तो मेरा यस बैंक के अंदर जो शेयर होल्डिंग है ना, वो बहुत ज्यादा है, मतलब मेरे औकात के हिसाब से। आरबीआई ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करता है, और ना जिएंगे ना जीने देंगे। तो बैंकिंग कंपनी लोग के ऊपर ऑलरेडी कौन है बताओ? आरबीआई, पक्का। और वैसे इंश्योरेंस कंपनी का रेगुलेटर है आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो आईआरडीए इन लोग का बंबू करके रखता है इंश्योरेंस कंपनी का।
तो अब ऑडिटर भी बोले हम भी तुम्हारे ऊपर कारो बनाएंगे। बोला हम धंधा बंद कर देते, बनाओ तुम लोग एनालिसिस करो, खाली हम धंधा बंद, एनालिसिस करो। तो इतना एनालिसिस नहीं होगा, ऑलरेडी इसके पीछे आरबीआई है, इसके पीछे आईआरडी है। अब ऑडिटर भी बोलेगा हमको भी कारो बनाना है, बोलो धंधा बंद, तुम जो करना है। सेक्शन 8 कम, शर्म नहीं आ रहा तुमको? एक तो खुद चैरिटी करते नहीं, और जो चैरिटी कर रहे हो उसको तुम पोक करते हो। यू आर पोकिंग। डो नॉट पोक सेक्शन 8 चैरिटेबल कंपनी। जो कर रहे हो उसको करने दो, उसके ऊपर कारो हम लोग नहीं बनाएंगे। ओबीसी स्मॉल कंपनी, सुनो, ऑडिटर का भी कोई इज्जत है कि नहीं है बताओ? कारो रिपोर्ट बनाया किसके लिए जा रहा है? कारो बनाया किसके लिए जाना है? फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एक फॉर शेयर होल्डर है। एक को गणेश जी महाराज की तरह बढ़ा करके 16 पॉइंट पर उसे, हमारा भी कोई इज्जत है भाई, हमारा भी कोई इज्जत है। ये कारो किसके लिए बनाया जा रहा है? फॉर मेंबर्स। यहां कितना मेंबर है? नहीं, तो हम एक मेंबर के लिए मतलब एम्प्लॉय हैं जो उसके लिए जो काम करेंगे। कारो हम ओबीसी में बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? सरकार मना कर दिया, एमसीए मना कर दिया। वैसे कौन? स्मॉल कंपनी। अरे छोटा मोटा कंपनी में क्या आनी जानी है रे? नहीं समझाया। ऑडिटर का भी कोई इज्जत है, ये सब में उतना कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी का दरकार नहीं। तो ये 500 कंपनी याद हो चुका होगा। बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन एक स्टोरी बना देते ताकि दिमाग में रहे कि हाँ यार चैरिटी हम लोग भी नहीं करते, इसको भी नहीं करते, इसको कारो एप्लीकेबल नहीं है। 1% अपना भी इज्जत रहे। ओबीसी स्मॉल में अच्छी, अपने कारो नहीं बनाएंगे। 5 जगह अपने कारो नहीं बनाएंगे। बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ओबीसी स्मॉल कंपनी, और आखिर वाला आ रहा है प्राइवेट कंपनी। रुक जाओ, प्राइवेट कंपनी विच इज नाइदर होल्डिंग नॉर सब्सिडरी। प्राइवेट कंपनी, ऐसा प्राइवेट कंपनी विच इज नाइदर होल्डिंग नॉर सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी विच इज नाइदर होल्डिंग नॉर सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी एंड सेटिस्फाइंग ऑल द 3 कंडीशन। अब वो 3 कंडीशन अभी हम बताएंगे। अगर मैं प्राइवेट कंपनी हूं, पहला बात तो मैं ऐसा प्राइवेट कंपनी होना चाहिए जो होल्डिंग सब्सिडरी किसी पब्लिक कंपनी का नहीं है। मैं एक प्राइवेट कंपनी हूं, मैं किसी पब्लिक कंपनी का ना ही होल्डिंग हूं ना ही सब्सिडरी हूं। मैं एक ऐसा प्राइवेट कंपनी हूं जो होल्डिंग सब्सिडरी पब्लिक कंपनी का नहीं। हाँ, प्राइवेट कंपनी का हो सकता है। मैं एक ऐसा प्राइवेट कंपनी हूं जो होल्डिंग सब्सिडरी पब्लिक कंपनी का नहीं एंड सेटिस्फाइंग ऑल द 3 कंडीशन। सर कंट्रोल नहीं हो रहा सर, वो 3 कंडीशन आप हम लोग को बता दीजिए सर। श्योर, बता देते हैं। सुनो, वो 3 कंडीशन सुन लो मेरे बच्चों। सो प्राइवेट कंपनी विच इज नाइदर होल्डिंग नॉर सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी satisfying all the 3 conditions। पक्का? satisfying all the 3 conditions। वो 3 कंडीशन देख लो क्या है भाई। कंडीशन नंबर 1, इसका जो PUSC, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, PUSC प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस should not exceed 1 crore, should not exceed PUSC and reserves and surplus on balance sheet date, PUSC and reserves and surplus on balance sheet date should not exceed 1 crore। जिस फाइनेंशियल ईयर का हम ऑडिट कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर का बैलेंस शीट देखा जाएगा। जैसे मान लो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 1920 का ऑडिट कर रहे हैं ना, तो 1920 का अगर हम ऑडिट कर रहे हैं तो बैलेंस शीट डेट देखा जाएगा 31 मार्च 2020 का। क्योंकि ऐसे भी सुनो ना, अगर हम 19-20 का ऑडिट कर भी रहे हैं तो 19-20 का ऑडिट 19-20 में होगा कि 20-21 में? थैंक यू। 19-20 का ऑडिट कब होगा? 20-21 में। ड्यूड, स्टैट्यूटरी ऑडिट जिसमें हम लोग बैलेंस शीट एंड पीएल चेक करने जा रहे हैं, आई एम एन ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल 1920 और हम आ गए 19-20 में। देखो बैलेंस शीट दिखाओ। हम 19-20 का ऑडिट करना है 19-20 के अंदर, बहुत फास्ट है। चलो मिलकर बना लेते हैं। तो ट्रांजैक्शंस का क्या है? अपने कोई करना है जो करना है, पहले बना लेते हैं। और जो होगा परचेस सेल वो अपने फिक्स कर लेते हैं ना, बना देते हैं। तो फ्रॉड हो जाएगा मेरे बाबा। 19-20 का ऑडिट 19-20 में करोगी, 20-21 में। तो 20-21 में हम ऑडिट किस साल का कर रहे हैं? तो 20-21 में जो हम ऑडिट कर रहे हैं कब का कर रहे हैं? 19-20 का। तो कारो बनाना है कि नहीं बनाना है? 20-21 में कारो बनाएंगे हम। तो 20-21 में जो हम कारो बना रहे हैं किस साल का बना रहे हैं? 19-20 का। तो हमको 31 मार्च 2020 का डेट चेक कर लेना। समझ में आ गया सर? जिस साल का क्या कर रहे हैं ऑडिट, जिस साल का ऑडिट कर रहे हैं उस साल का बैलेंस शीट है। 19-20 का ऑडिट कर रहे हैं तो 31 मार्च 2020 उसका बैलेंस शीट को चेक कर लेना। PUSC एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस शुड नॉट एक्सीड 1 crore। 1 करोड़ तक चलेगा, 1 करोड़ तक चलेगा, उससे ज्यादा पक्का? तो 1 सेकंड, हम लोग लास्ट वाला एग्जेम्पशन पढ़ रहे हैं। ऐसा प्राइवेट कंपनी, छोटा मोटा प्राइवेट कंपनी जो तीनों कंडीशन क्या कर रहा है? सेटिस्फाई।
एक प्राइवेट कंपनी जो होल्डिंग सब्सिडरी पब्लिक कंपनी का नहीं है, और ऊपर से तीनों कंडीशन क्या कर रहा है, वो छोटा प्राइवेट कंपनी, छोटा मोटा प्राइवेट कंपनी माना जाएगा, उसके ऊपर कारो ठोकेंगे कि नहीं ठोकेंगे, कारो एप्लीकेबल कि नॉन एप्लीकेबल। लेकिन ये तीनों कंडीशन क्या करना पड़ेगा, अगर तीनों सेटिस्फाई कर दिया तो कारो एप्लीकेबल कि नॉन एप्लीकेबल, नॉन एप्लीकेबल बख्श देंगे, छोड़ देंगे, नहीं समझा। लेकिन अगर तीनों में से एक भी कंडीशन तुम ब्रीच कर दिया, कारो एप्लीकेबल। मतलब ये 3 लक्ष्मण रेखा है, तीनों के अंदर रहो, एक भी लक्ष्मण रेखा क्रॉस हुआ, कारो पकड़ लेगा, मतलब कारो अट्रैक्ट हो जाएगा। पहला क्या बताओ, पीयूएससी एंड रिजर्व एंड सरप्लस शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़, पक्का। लोन एंड बोरोइंग, लोन एंड बोरोइंग फ्रॉम बैंक एंड एफआई, लोन बोरोइंग फ्रॉम बैंक एंड एफआई शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़ थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, थ्रू आउट द। अगर 19-20 को ऑडिट कर रहे हो ना, तो 19-20 में एक भी दिन, एक भी लम्हा, एक भी पल 1 करोड़ को क्रॉस नहीं क्यों, आपका लोन बोरिंग फ्रॉम बैंक एंड एफआई, योर लोन एंड बोरिंग फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़ थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर। एक भी दिन, एक भी लम्हा, एक भी पल 1 करोड़ क्रॉस मत करना। ये वाला कब चेक करना है, बैलेंस शीट डेट। लेकिन ये लोन बोरिंग वाला कब चेक करना है, पूरा 19-20 का ऑडिट करा तो पूरा 19-20, एक भी दिन, एक भी लम्हा, एक भी पल, अगर 1 करोड़ क्रॉस कर दिया, कारो ठोक देंगे। लोन फ्रॉम बैंक एंड एफआई should not exceed 1 crore throughout the financial year। और लास्ट कंडीशन है टर्नओवर। अच्छा तुमको पता है टर्नओवर जो रहता है बैलेंस शीट ऑफ पीएल कौन से शेड्यूल के हिसाब से बंदे बता सकते हो, शेड्यूल 3, तो टर्नओवर एज पर शेड्यूल 3 should not exceed 10 करोड़, टर्नओवर एज पर शेड्यूल 3। टर्नओवर मतलब क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन should not exceed 10 करोड़। Are we through with this? Sure। तो 3 कंडीशन है, पहले लिमिट याद कर लो, 1 करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़ तक चलेगा, 1 करोड़ तक चलेगा, 10 करोड़ तक चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। अगर इससे ज्यादा हो तो करो एप्लीकेबल। तो 3 लिमिट है, 1 करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़। पीयूएससी एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑन द, पीयूएससी एंड रिजर्व सरप्लस ऑन द बैलेंस शीट डेट, पीयूएससी एंड रिजर्व सरप्लस ऑन द बैलेंस शीट डेट शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़। लोन एंड बोरिंग फ्रॉम बैंक एंड एफआई should not exceed 1 crore throughout the financial year। Turnover should not exceed 10 crore। संभाल लिया मेरे बच्चे, पक्का? Are you very sure? पक्का ना? हाँ? अच्छा, स्मॉल कंपनी सबको पता ना क्या होता है? अरे स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 85, चैरिटेबल कंपनी। हाँ बेटा, कोई बात नहीं बेटा, दूध बात है तुम्हारा। कारो टोटल 6 के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 बैंक कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 यानी चैरिटेबल कंपनी, ओपीसी। स्मॉल कंपनी समझ आता ना, स्मॉल कंपनी एक ऐसा प्राइवेट कंपनी होता है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख तक है एंड टर्नओवर 2 करोड़ तक है। स्मॉल कंपनी एक ऐसा प्राइवेट कंपनी होता है, प्राइवेट कंपनी जिसका पीयूएससी 50 लाख तक है, टर्नओवर 2 करोड़ तक है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 50 लाख एंड टर्नओवर अप टू 2 करोड़। तो जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख तक है, जिसका टर्नओवर 2 करोड़ तक है, ऐसा प्राइवेट कंपनी को क्या बोलते हैं, स्मॉल कंपनी। ये पता होना चाहिए ना। और लास्ट वाला कंडीशन क्या बोले, प्राइवेट कंपनी विच इज नाइदर होल्डिंग नॉर सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी एंड विच सैटिस्फाइज ऑल द 3 कंडीशन। पीयूएससी एंड रिजर्व एंड सरप्लस should not exceed 1 crore, should not exceed 1 crore on the balance sheet date. Loan outstanding from bank and FI should not exceed 1 crore throughout the financial year. Turnover should not exceed 10 crore. ये पीयूसी के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल होगी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों लोग हैं। शाबाश। बोलते हैं पीएल डेबिट अगर हुआ मतलब लॉस, तो रिजर्व सरप्लस निकालते समय क्या हो जाएगा, माइनस। वैसे अगर कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है माइनस, तो रिजर्व एंड सरप्लस निकालते समय पीएल डेबिट मिसलेनियस एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, माइनस। पीएल डेबिट एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, माइनस। संभालते जा रहे हैं। सो इट शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़, पक्का। वैसे लोन एंड बोरोइंग from bank and FI should not exceed 1 crore, turnover should not exceed 10 crore. All good? So far so good? अभी हम लोग रोलर कोस्टर राइड में बैठने वाले हैं कारू का, एक रोलर कोस्टर राइड।
जिसमें हम आप लोग को 10-12 तो क्वेश्चन पूछेंगे, समझ आ रहा है, और यहीं से पूछेंगे। ये रहा आंसर, आंसर सामने है, आंसर दिखा करके पोपट करेंगे। आंसर रेडी? एक बार फिर से बोल देंगे आंसर। अरे गंजा 19-20 का ना, जिस साल का ऑडिट कर रहे हो। टर्नओवर तो एक दिन कैसे भी नहीं होता ना। क्लियर है क्या? एक बार फिर से बोल दें। नहीं सर, आप 5-6 बार बोल चुके सर, आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? पक्का पूछे आप? चले आस्क। चलो ना, क्या है, 10-12 तो क्वेश्चन पूछेंगे बेटा, पूरा पक्का हो जाएगा, क्लास के अंदर ही पूरा एकदम दिमाग बढ़ जाएगा, है ना। चलो हाथ उठाओ जो पार्टिसिपेट करना चाहते। कम ऑन, इट्स ओके डूड, कम ऑन, इट्स ओके। ओके, अपने हाथ उठाया ना, मतलब हम आपके पास आए, आप नहीं आएंगे। बोला आप आइए। चलो है, आओ, उसको भेजो सामने। कैसा चल रहा पढ़ाई लिखाई? हाँ, अच्छा ना, गुड। प्रोविजन एक बार फिर से बोल दें, याद है? मान लो से फॉर एग्जांपल, मेरा कंपनी का नाम बताओ, एमएल लिमिटेड, ठीक है। से फॉर एग्जांपल इसका पेड अप शेयर कैपिटल, इस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, नो प्रॉम्प्टिंग, जिसे पूछा जा रहा है, जिगर होना चाहिए ना हाथ उठाने का, इसका जिगर था हाथ उठाने का। अभी पीछे से मत आंसर करना, नीचे चुप करके। पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, इसका ना बैलेंस शीट डेट वाले दिन .1 करोड़ था, .1 करोड़, 1 करोड़ तक तो चलता है ना, .1 करोड़ था। इसका कोई लोन नहीं लिया हुआ है फ्रॉम बैंक एंड एफआई, और इसका टर्नओवर जो है ना 50 लाख है, से फॉर एग्जांपल। पक्का? कारो एप्लीकेबल कि नॉट एप्लीकेबल? आप चक्कर खा के गिरे, उसके पहले आंसर बताइए। एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। एप्लीकेबल, ये पब्लिक कंपनी है, एग्जेम्पशन तो प्राइवेट कंपनी को मिलता है। इतना समय क्यों लग रहा है? बैठो, अरे झूठा लोग, यहां से ये बच्ची चिल्लाई जा रही थी, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। खड़े हो, क्या चिल्ला रही हो? सर सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, देखे ना, टना टन टन। सर देखे, सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया सर। अरे सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, लेकिन ये तो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी को कोई एक्सेप्शन नहीं, कवरेज एप्लीकेबल। कैसे बच्चे हैं? किन लोग सही आंसर सोचे थे? छोटा लोग, हाँ? एक बच्चा बोल रहे हैं यहां लिखा हुआ तो नहीं है प्राइवेट है कि पब्लिक है, नाम से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या आप तुमको सावधान करेगा, ध्यान से पब्लिक कंपनी, हिंट दे देगा, ध्यान से देख पब्लिक कंपनी है, एग्जेम्पशन खाली प्राइवेट कंपनी को है। ये क्या हिंट देगा क्या? तो पब्लिक कंपनी, बात खत्म। कार्गो इज एप्लीकेबल। टेस्ट कैसा गया? केशरी का क्लास नहीं किए थे तब तो बर्बाद, केशरी का क्लास नहीं किया तब तो बर्बाद। अच्छा ये वाला देखो, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहले तो नाम लिख लेना, अगर नाम में एमएलए मेरा लिखा हुआ, बात खत्म कर। पक्का? तो प्राइवेट कंपनी को एग्जामिशन है ना बेटा, है बेटा, 6वां नंबर क्या था रे, प्राइवेट। नहीं समझा? ये बच्चा बोलेगा ये बैंकिंग कंपनी भी तो हो सकता है। अरे बाबू, बैंकिंग कंपनी में नियम है कि बैंक शब्द लिखा हुआ रहेगा, बैंक, बैंकिंग। ये इंश्योरेंस कंपनी में नियम है, इंश्योरेंस शब्द लिखा हुआ रहेगा, ये नियम है, कंपलसरी है। तुम ऐसा कोई भी बैंक बताओ जिसमें बैंक या बैंकिंग नहीं है। अरे बोलना सर, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। सर एक है एचडीएफसी, वो 2 कंपनी है, एक एचडीएफसी लिमिटेड अलग है और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड अलग है। नहीं समझ में आया?
तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड बैंकिंग कंपनी है, तो बैंक उसमें लिखा हुआ। और वैसे इंश्योरेंस कंपनी में हमेशा क्या लिखा रहेगा? इंश्योरेंस। तो क्या बैंक लिखा हुआ है, इंश्योरेंस लिखा हुआ है, तो बैंकिंग नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है। मतलब समझा रहे, एक बच्चा ऐसा भी बुद्धि लगा सकता है, बैंकिंग हो सकता है तो भी तो एग्जेम्पशन है, नहीं हो सकता, बैंक लिखा हुआ नहीं है ना, इंश्योरेंस ना। सेक्शन सर ये सेक्शन 8 कंपनी हो सकता है, चैरिटेबल कंपनी। अरे गांजा, चैरिटेबल कंपनी में तो पीवीटी एलटीडी एलटीडी लिखा हुआ ही नहीं रहता। सर ओपीसी हो सकता है, तो ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ रहेगा। सर स्मॉल कंपनी हो सकता है, स्मॉल कंपनी तो खुद एक प्राइवेट कंपनी होता है, तो पीवीटी एलटीडी लिखा हुआ रहेगा। और छठवां वाला तो है ही प्राइवेट कंपनी। नहीं समझा? तो इसके ऊपर कारो एप्लीकेबल कि नॉन एप्लीकेबल? एप्लीकेबल। देखो 6 एग्जामिशन है, ये 6 एग्जामिशन में कहीं पर भी फॉल नहीं किया, इसलिए कारो इज एप्लीकेबल। पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए। से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, कंडीशन बताएं कि अभी आंसर दे दोगे? कंडीशन बताइए। क्या करिएगा कंडीशन का? अच्छा डालिएगा क्या? बोला कंडीशन नहीं बताएंगे तो हम भी आंसर नहीं बताएंगे, जाइए आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अरे कंडीशन देख करके क्या होगा? कारो इज एप्लीकेबल कि नॉन एप्लीकेबल? क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी देखते ही तो कारो एप्लीकेबल। पक्का? हाँ तुम, हाँ मान लो ये एक्स प्राइवेट लिमिटेड है, कारो एप्लीकेबल नॉन एप्लीकेबल? एक्स प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा एक साथ हो गए हो। एक्स प्राइवेट लिमिटेड है, हाँ कंडीशन यही है, इसका पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ है ऑन द बैलेंस शीट डेट, 1 करोड़। अब बताओ नॉन एप्लीकेबल, नॉन एप्लीकेबल। अरे गांजा दूसरा और तीसरा कंडीशन नहीं चाहिए, जैसे एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ बस 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 कारो नॉन एप्लीकेबल। और हो सकता है सेकंड और थर्ड ब्रीच हो जाए। बोलो इसका पेड अप शेयर का रिजर्व सरप्लस 1 करोड़ है। हाँ और कंडीशन दे, इसका लोन फ्रॉम बैंक एंड एफआई जो है ना, लोन फ्रॉम बैंक एंड एफआई वो 1 करोड़ से ज्यादा है। और एक कंडीशन दे, जिसको और एक कंडीशन चाहिए, गंगा जी में कूद जाओ, 1 करोड़ से ज्यादा तो कारो तो एप्लीकेबल हो गया। और एक कंडीशन लेकर के क्या डालोगे क्या? सर आप जब यहां पर एक कंडीशन हम लोग आंसर दिया, आप बोले और एक कंडीशन, फिर हम लोग बोल रहे और एक, तो आप बोल रहे हैं गंगा जी में कूद जाओ। अरे जब जैसे ही ब्रीच हो गया वैसे तो एप्लीकेबल ना, एक भी कंडीशन तोड़ दिया एप्लीकेबल है ना। ध्यान लगाओ, कैसे बच्चे हैं, ध्यान लगाओ, सारा आंसर गलत दे रहे हो। हाँ अब कौन हाथ उठाओ जो पार्टिसिपेट करना चाहता है? आओ अंकित, कब से तुम हाथ उठा रहे हो? आइए। ठीक लग रहा है? रोलर कोस्टर राइड है? हाँ संभाल लोगे? ओ पूछ रहे हैं। एक सिंपल क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं तेरे से, चल क्या याद करेगा? हाँ तो लिखे कहां तेरे? अब तो याद हो ही गया होगा, 1 करोड़ 1 करोड़ 10 करोड़, अब जो है सब दिमाग में घुस चुका है। से फॉर एग्जाम्पल, पहले तो कंपनी का नाम देख लेना, एक्स प्राइवेट लिमिटेड। कंडीशन कंडीशन ना, इसका लोन फ्रॉम मिस्टर राम, एक सेकंड, तुम जो सोच रहे हैं ना थोड़ा सोच समझ करके बोल। लोन फ्रॉम मिस्टर राम, लिमिट कितना था लोन का? 1 करोड़। लोन का लिमिट 1 करोड़ था, लोन का लिमिट 1 करोड़ था।
लोन फ्रॉम मिस्टर राम ना, इसने ना 3 करोड़ लिया है। एक करोड़ से ज्यादा हो गया ना? हाँ, तो करो एप्लीकेबल। एक दो बच्चा बोल रहा है, रीजन देखो और उन लोग का वो देखो, तर्क देखो, आर्गुमेंट और उन लोग का जो आंसर है ऐसा है। योर आर्ग्यूमेंट इज नॉट सपोर्ट योर आंसर। एक बच्चा बोल रहा है करो एप्लीकेबल, हम लोग क्यों बोले आराम है। वहां बैंक और एफआई बताए थे, हाँ तो इसलिए करो एप्लीकेबल। अबे लोन फ्रॉम बैंक एफआई अगर होता उससे ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा, तब तो बोलता करो एप्लीकेबल, समझ में आता मेरे को। कैसा गांजा लोग, मतलब उससे भी डबल। डोंकी भी नहीं बोल सकते हम, उसका इंसल्ट हो जाएगा। हाँ बताइए, इन लोगों को छोड़िए। और कंडीशंस हाँ ये बोलना चाहिए ना। चलो एप्लीकेबल, हम लोग क्यों बोला, वहां बैंक है आराम है, तो ये तो कंडीशन ही नहीं है, तो इसलिए एप्लीकेबल। स्काई इज ब्लू, ये तो कंडीशन ही नहीं है, एप्लीकेबल। करो एप्लीकेबल, स्काई इज ब्लू। हम लोग बेटा ग्रास इज ग्रीन, बताओ करो एप्लीकेबल। हम लोग क्यों बोले, कंडीशन ही नहीं है करो का, इसलिए एप्लीकेबल। अरे बोलो नो कमेंट्स, वी कैन नॉट कमेंट ना। स्काई इज ब्लू, ग्रास इज ग्रीन, बता करो एप्लीकेबल कि नॉट एप्लीकेबल। दैट्स नॉट अ कंडीशन ऑफ कारो। वैसे लोन फ्रॉम मिस्टर राम इज नॉट अ कंडीशन ऑफ कारो। So if loan from Mr. Ram is not a condition of Karo, it's just like sky is blue and grass is green, and I'm asking whether Karo applicable or not applicable. It's not a condition of Karo. So you cannot comment on the basis of this information whether Karo is applicable or not applicable. है ना? तुम सही बोला? झूठा तुम ही सबसे पहले बोला था applicable। ये कंडीशन से नहीं पता चलेगा। सबसे पहले यही बोला था applicable। ये ठीक है, करो एप्लीकेबल कि नो कमेंट्स? नो कमेंट्स, ओके। लोन फ्रॉम, क्या चाहिए तुमको? बैंक एफआई ले दिया, मैं दिया। लोन फ्रॉम बैंक 3 करोड़। अरे यार ये तो बड़ा सिंपल दे दिए यार। लोन फ्रॉम बैंक, और कंडीशन नहीं चाहिए। हाँ हम फिर भी और कंडीशन दे देते हैं, और कंडीशन नहीं चाहिए, सीधा एप्लीकेबल। बोलो सब गलत हो सकता है, स्मॉल कंपनी हो सकता है स्मॉल कंपनी हो तो बच जाएगा। अरे स्मॉल कंपनी का तो अलग से है एग्जम्पशन। अये राम, 6 बादल है, इमेजिन करो 6 को बादल है, एग्जम्पशन को बादल की तरह ट्रीट करो। 6 बादल है, तुम किसी भी बादल पे बैठ जाओ बच जाओगे। नहीं समझ आया? 6 बादल है, तुम किसी भी बादल पे बैठ जाओ, किससे बच जाओगे? कारों से। 6 तो बादल है, बैठ जाओ, कारों नहीं पकड़ेगा। बैंकिंग कंपनी वाला बादल पे बैठ सकता है ये ना, इंश्योरेंस कंपनी वाला बादल ना, फुट गया। सेक्शन 8 कंपनी फुट गया, 3 बादल फुट चुका। और क्या था? ओपीसी नहीं, ओपीसी लिखा हुआ नहीं है, स्मॉल कंपनी है। और एक बादल कौन सा? प्राइवेट कंपनी सैटिस्फाइंग ऑल 3 कंडीशन। बड़ी तो ऑल 3 कंडीशन सैटिस्फाई नहीं करे, इसका तो लोन 3 करोड़ है। 6वां बादल भी फुट गया, आखिरी बादल बचा है स्मॉल वाला। तो स्मॉल कंपनी का तो पेड ऑफ शेयर कैपिटल कितना? 50 लाख, टर्नओवर कितना? 2 करोड़। उसका तो कोई लोन से संबंध ही नहीं है। स्मॉल कंपनी का लोन से कोई संबंध नहीं है। तो मान लो पेड ऑफ शेयर कैपिटल 50 लाख और टर्नओवर 2 करोड़, क्या ये स्मॉल कंपनी है? हो सकता है। अरे बोलो, एक्स प्राइवेट लिमिटेड, इसका पीओसी 50 लाख, इसका टर्नओवर 2 करोड़ है, क्या स्मॉल कंपनी है? तो भले इसका लोन वाला 3 करोड़ है, लोन फ्रॉम बैंक 3 करोड़ है, आखिरी बादल तो फुट गया, लेकिन एक बादल है, ये स्मॉल कंपनी के ऊपर जाकर के बैठ गया, तो बच जाएगा ना। कार एप्लीकेबल कि नॉन एप्लीकेबल? आंसर दे दिया फिर भी हाल है। देख रहे हो, इंस्टीट्यूट को तो ओपन बुक एग्जाम कर देना चाहिए और मेरे को पेपर सेटर सेट कर देना चाहिए, ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा। ये समझ में आया? डिसलेक्सेबल अच्छा हाथ जोड़ लिया, बोला बाप रे, इतना सिंपल तरीके से तेरे को समझाया है। 6 बादल है,
समझ में आया? क्या ये प्राइवेट कंपनी बैंकिंग है? नहीं। इंश्योरेंस है? नहीं। सेक्शन 8 है? नहीं। ओपीसी है? नहीं। आखिरी बादल भी फूट गया, बट स्टिल इट कैन क्लेम इटसेल्फ टू बी अ स्मॉल कंपनी। तब तो एग्जम्पशन मिल जाएगा। कोई भी एक बादल के ऊपर बैठ जाना है, एग्जम्पशन ही एग्जम्पशन है। पक्का? तो भले ही ये वाला कंडीशन ब्रीच कर दिया लोन वाला, लास्ट वाला बादल फूट गया, लेकिन अभी भी क्या है, स्मॉल कंपनी हो सकता है। Once more I will explain. मक्खन और आओ, और कौन आना चाहता है? आओ, ये बच्चा कब से हाथ उठा रहा है? दोनों साथ में आ जाओ, आ जाओ। हाँ, बाबा जी आएगा तब तो खेल बिगाड़ देगा। आ जाओ, बाबा जी wants to come. Do you want to invite him? खेल बिगाड़ देगा वो, खेल बिगाड़ देगा वो। तुम नहीं बोलोगे। अब रेफरी है। तुम रेफरी है? मतलब जो बचपन में वो कांचा का खेल में रेफरी बनता तो वहां तक गया नहीं, अभी वो थोड़ी ना हो रहा है। इतने सारे लोग आए हैं, कोई अच्छा क्वेश्चन बनाए। सिंपल बना रहे हैं यार, ऐसा क्या बात है यार। एक्स प्राइवेट लिमिटेड, वाई प्राइवेट लिमिटेड, एक्स प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग है और ये वाई प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी है। ए बाबा, एक्स प्राइवेट लिमिटेड एक होल्डिंग है और वाई प्राइवेट लिमिटेड एक सब्सिडरी है। कंडीशन चाहिए कि सीधा एप्लीकेबल? एप्लीकेबल, 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 एप्लीकेबल। चारों के चारों गलत हो चुके हैं। अरे भाई, प्राइवेट कंपनी शुड नॉट बी सब्सिडरी और होल्डिंग ऑफ पब्लिक कंपनी। ये क्या किया तुम लोगों ने? एक साथ पूरे टीम आउट। ए बाबा, तुम लोग किसको भेज रहे बाबा? अरे तो आखिरी बादल तो है, 500 बादल फूट गया, आखिरी बादल तो है। प्राइवेट कंपनी शुड नाइदर बी होल्डिंग नॉर सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। और इतना ही नहीं, इन लोग तो बोल रहे दोनों के ऊपर एप्लीकेबल। खत्म, कंडीशन चाहिए नहीं, दोनों के ऊपर जाओ। यार ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ ना, सारी बोले, सारी बोले, सारी बोले। क्या यहाँ दिमाग काम नहीं करता? सोचो मेरे पर क्या बीतता होगा फिर। अच्छा, बात बाकी लोग समझ जाओ पहले। यहां तक क्लियर है? बताओ, एक्स प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग कंपनी और वाई प्राइवेट लिमिटेड उसका सब्सिडरी है। क्लियर? बताओ इन लोग के बकार एप्लीकेबल के नॉन एप्लीकेबल? नॉन एप्लीकेबल। No comments, no comments. How can we comment? We require conditions. Require conditions. हाँ? अब तुम लोग दोनों साइलेंट रहोगे। एक्स प्राइवेट लिमिटेड का डिटेल दे रहे हैं, तुम लोग दोनों एकदम साइलेंट रहेगा, कोई एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए। ये एक प्राइवेट कंपनी है। अरे बराबर देखो ना, ये होल्डिंग है, प्राइवेट कंपनी है। पक्का? इसका से फॉर एग्जाम्पल पेड अप शेयर कैपिटल भी दे दे रहा है तेरे को रिजर्व एंड सरप्लस भी दे दे रहा है, मैं तेरे को टर्नओवर भी दे दे रहा है, तेरे को लोन फ्रॉम बैंक एफआई भी दे दे रहा है। पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस 30 लाख। स्मॉल कंपनी का कितना? 50 लाख था ना, तो मिला करके 30 लाख है, मतलब ये तो 50 लाख के अंदर ही है ना। अरे कहां जालो, टर्नओवर 2 करोड़,
लोन फ्रॉम बैंक FI करोड़ लिमिट था, 1 करोड़ ही है थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर। बैलेंस शीट डेट वाला है, ये दोनों थ्रू आउट द फाइनेंशियल। अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अरे बोलो बोलो ना। मान लो से फॉर एग्जांपल लोन को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इसको 3 करोड़ कर दे रहे हैं। लोन फ्रॉम बैंक FI को 3 करोड़ कर दिया। स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कंपनी। गलत। स्मॉल कंपनी कभी होल्डिंग सब्सिडरी हो ही नहीं सकता। जा, जा हो गया। एक सेकेंड, एक बच्चा बोला अभी तो आप बोले थे पब्लिक कंपनी का हो, प्राइवेट कंपनी का तो हो ही सकता है होल्डिंग सब, बट स्मॉल तो नहीं हो सकता ना। स्मॉल कंपनी का 3 दिन तो स्मॉल माना ही नहीं जाता। सेक्शन 8 कंपनी, कंपनी गवर्नमेंट बाय स्पेशल स्टैट्यूट, होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ एनी कंपनी। बाप रे, डिसलेक्सिया वाला बच्चा तो दूर ही बैठा है, बोला हम तो कदम ही नहीं रखेंगे। कोई भी क्वेश्चन है कारो का एप्लीकेबिलिटी का, हम खाली प्रोविजन लिखाएंगे। कारो इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 42, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, OPC, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी सैटिस्फाइंग ऑल द 3 कंडीशंस। खाली ये प्रोविजन लिखाएंगे, अलग लेवल पर है। समझाइए इस केस को, समझा फटाफट समझा। एक्स प्राइवेट लिमिटेड है, ये होल्डिंग है, बट यहाँ पे गलत समझाया ना। गया। वैसे भी क्या होता है पढ़ाने के लिए आप भी ठीक है। एक्चुअली अपने को कारो देखना है, तो बादल देखना है। कारो का बादल, तो ये तो इसके ऊपर एप्लीकेबल। अश्लील है ये लौंडा। क्या हमको सुना बोला कारो देखना है, पारो देखना है, क्या बोल रहे? हाँ कारो देखना है। क्योंकि ये स्मॉल कंपनी का कंडीशन तो फुलफिल मतलब एक तरह से कर दे रहा है, बट ये होल्डिंग कैसे कर दे रहे हैं? बट होल्डिंग, क्योंकि ये होल्डिंग है तो स्मॉल कंपनी नहीं होगा, तो इसलिए वो स्मॉल कंपनी का बादल पे नहीं बैठ पाएगा। और ये सब्सिडी, हाँ इसका भी कंडीशन फिर अलग से देखना पड़ेगा अपने को। नहीं 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 नहीं, स्मॉल कंपनी ये भी नहीं है। होल्डिंग और सब्सिडी दोनों ही तो स्मॉल नहीं होता। हाँ वो दोनों नहीं होता है, तो इसका भी अलग से कोई कंडीशन देखना पड़ेगा। हाँ तुम जाओ, तुम वे बाबा जी की तरह गोल गोल बात करता है। ओके हेलो। सो आप लोगों को सेक्शन 285 याद होगा, दैट्स ऑफ स्मॉल कंपनी। तो उसमें द डेफिनेशन इज लाइक कि इट इज अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, और जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज अप टू 50 lakhs and such other sum as may be prescribed which is not yet prescribed, and the turnover is up to 2 crore rupees and such other sum as may be prescribed which is not yet prescribed. उसके exemptions में नीचे 3 पॉइंट्स हैं, आप लोगों को याद होगा। तो उसमें दैट कंपनी मस्ट नॉट बी अ होल्डिंग और सब्सिडी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, दिस इज फॉलिंग अंडर दैट एग्जामिशन। तो ये स्मॉल कंपनी है नहीं, आइदर वो होल्डिंग हो आइदर वो सब्सिडरी हो, तो इस पर कारो एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल नहीं है।
रीजन गया तेल लेने, साबुन लेने। मेरे को खाली एक चीज बता दो, इन दोनों के ऊपर, मान लो एक्स प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर कारो एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल? फाइनल 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 आंसर। नॉट एप्लीकेबल। स्मॉल कंपनी तो है। मेरे को नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल। एप्लीकेबल। अब देखो बहुत टाइम, अब देखो तुम लोग मेरे को ब्लेम नहीं कर सकता, बहुत टाइम दिए, आधा घंटा से तुम लोग यहाँ खड़े हैं, कंसल्ट भी करने दे दिए। कारो इज एप्लीकेबल। के स्मॉल है नहीं, अब वहां जाकर बैठो, समझ में आएगा। दोस्त को गलत करा दिया। तुम लोग क्या था, तुम लोग को अभी भी नहीं समझ में आया है? फाइनल आंसर है कारो इज एप्लीकेबल। कैसे सुनो, 6 बादल है, ऐसे दिमाग में रखो, सब बादल तो फुटते जा रहा है, पट 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 फुट गया सब। बैंकिंग कंपनी, बस बैंकिंग कंपनी गया, इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, सेक्शन 8 बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्शन 8 तो है ही नहीं, ओपीसी है ही नहीं, ये 4 का तो सवाल ही नहीं है। अब 5वां बदल कौन सा था? स्मॉल हो नहीं सकता, कोई भी होल्डिंग सब्सिडरी स्मॉल हो नहीं सकता, फुट गया बादल। अब आखिरी वाला प्राइवेट कंपनी, आखिरी बादल है, 5 बादल फुट चुका, स्मॉल हो नहीं सकता ये, क्योंकि ये होल्डिंग या सब्सिडरी स्मॉल नहीं हो सकता, स्मॉल वाला भी कंडीशन गया। आखिरी वाला बदल क्या है? प्राइवेट कंपनी satisfying all 3, प्राइवेट कंपनी विच इज नाइदर होल्डिंग नॉर सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। तो यहां तक तो ठीक है, प्राइवेट कंपनी इज नाइदर होल्डिंग नॉर सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, satisfying all 3 कंडीशन। ऑल 3 कंडीशन तो satisfy करना मांगता ना। पहला कंडीशन क्या था? पीयूएससी, रिजर्व्स एंड सरप्लस मिलाकर के 1 करोड़ satisfy हो रहा है। लोन फ्रॉम बैंक एंड एफआई शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़, इसका तो 3 करोड़ है, फुट गया, तो सारा बदल फुट गया। एप्लीकेबल। किन लोग सही था? ये बोले झूठ बोल रहे डैश लोग, बोले बैठ करके सबको सही लगता, सही था। बेशर्मो, फाइनली बताओ, कार्य एप्लीकेबल के नॉन? हाँ, कैसे? सारा बादल फुट दिया। इतना बढ़िया से समझाए हैं, बादल वाइज देखो। तुम लोग 5वां बादल तक पहुंच गया था, 6वां बादल नहीं संभाल सका, हार्मोन्स ओवरफ्लो होने लगा, बस अब आंसर देना है। 5वां बादल ये समझ गया कि स्मॉल तो नहीं है, बट आखिरी वाला प्राइवेट कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, ये तो प्राइवेट है, चलेगा, नॉट एप्लीकेबल। अरे ये मेन जो लिमिट है वो तो देखो, लिमिट क्रॉस कर गया, एप्लीकेबल। और एक बार समझाएंगे, हाँ पक्का? ये सब सारे एग्जांपल्स मेरे मैट में दिए गए हैं, यू अंडरस्टैंड? तो वहां से जब पढ़ेंगे तब रिवीजन हो जाएगा, एक बार में कोई सही नहीं बोलता है। चलो नेक्स्ट, इस बार बैठे रहो तुम लोग वहीं। क्या बोल रहा है? इस बार वहीं बैठे रहो भाई, आंसर दो। रेडी? एमए प्राइवेट लिमिटेड सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है टोटल। मान लो 1/5/19 को ये पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो गया, प्राइवेट कंपनी किस में कन्वर्ट हो गया? पब्लिक कंपनी। कौन सा फाइनेंशियल ईयर में कन्वर्ट हुआ? 19-20। अरे 19-20 में कन्वर्ट हुआ ना। और एक कौन सा था? 20-21। अयो राम, बोलो श्योर।
अरे बोलो ना, पहले ये वाला एग्जाम्पल देखो, एमए लिमिटेड था, पब्लिक कंपनी को तो कार्य एप्लीकेबल है, बट मान लो ये एमए प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हो गया 1/5/19 को, मतलब फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, हाँ एमए लिमिटेड गॉट कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू एमए ड्यूड, एमए लिमिटेड गॉट कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू एमए प्राइवेट लिमिटेड। कब कन्वर्ट हुआ? 1/5/19, मतलब फाइनेंशियल कौन सा? 19-20। कसम से जब से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हुआ है ना, 1/5/19 से 31 मार्च 20 तक सारा कंडीशन क्या किया है? सेटिस्फाई। 1/5/19 से 31 मार्च 20 तक सारा कंडीशन सेटिस्फाई किया, सारा टोटल कंडीशन सेटिस्फाई किया। पहले पब्लिक था, पब्लिक से किसमें कन्वर्ट हो गया? प्राइवेट, और उस साल सारा कंडीशन क्या किया है? सेटिस्फाई। अब बताओ 19-20 में कारो एप्लीकेबल कि नॉट एप्लीकेबल कि नो कमेंट्स? नो कमेंट्स जो बोल रहे हैं ना उसको नो मार्क्स देंगे, 0 मार्क। सारा कंडीशन सेटिस्फाई करा बोल तो रहा है, अरे सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है यार ये, तो सारा कंडीशन, प्राइवेट कंपनी जब सारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो नॉट एप्लीकेबल होगा। बट कुछ दिन के लिए क्या था? उस साल के लिए तो भाई कारो इज एप्लीकेबल। मानते जा रहे हैं? ए भाई एमए लिमिटेड 1/5/19 को किसमें कन्वर्ट हो गया? एमए प्राइवेट लिमिटेड, और उसके बाद तो सारा कंडीशन सेटिस्फाई किया। बट कुछ दिन क्या था? पब्लिक कंपनी था ना, तो कारो इज एप्लीकेबल। पक्का? नेक्स्ट फाइनेंशियल बताओ, बेसिक केस बोलो। नॉट एप्लीकेबल गलत, नो कमेंट्स। कंडीशन थोड़ी ना तेरे को पता है, जस्ट बिकॉज वो प्राइवेट, देख कंडीशन तो मैंने यहां तक बताया, बेसिक केस का कंडीशन थोड़ी ना पता है, तो जस्ट बिकॉज वो प्राइवेट कंपनी है, जस्ट बिकॉज वो थोड़ी ना नॉट एप्लीकेबल, कंडीशन चाहिएगा भाई, तो नो कमेंट्स। मतलब जिस साल कन्वर्ट हुआ उस साल तो क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल। नेक्स्ट ईयर के लिए क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, कंडीशन चाहिए, नो कमेंट्स। संभालते जा रहे हैं? श्योर, वेरी श्योर, क्लियर है? चलो अब ये वाला देखो, ये वाला एग्जांपल, एमए प्राइवेट लिमिटेड था, उल्टा हो रहा है इस बार। हाँ, एमए प्राइवेट लिमिटेड किसमें कन्वर्ट हो गया? एमए लिमिटेड। तो 19-20 जिस साल कन्वर्ट है उस साल तो क्या है? एप्लीकेबल। तो बोलो प्राइवेट कंपनी किसमें कन्वर्ट हो रहा है? पब्लिक कंपनी में। जिस साल कन्वर्ट हो उस साल तो एप्लीकेबल। 20-21 नेक्स्ट ईयर के लिए अरे कंडीशन, कंडीशन नहीं चाहिए? नहीं सर, ये खुद ही कुआं में कूद गया। देखिए इस बार पब्लिक कंपनी बन गया सर, तब तो एप्लीकेबल। अब जो ज्यादा चाणक्य बुद्धि लगाएगा बोलेगा 20-21 में हो सकता है फिर से सर कन्वर्ट हो जाए प्राइवेट, तो भी उस साल तो एप्लीकेबल ही होगा। उतार दीजिए सर झूला से, और नहीं झूलना। बोले थे ना रोलर कोस्टर राइड है। एक बच्चा इतना मुश्किल से याद किया अभी 5 मिनट पहले, जिस साल कन्वर्ट होगा एप्लीकेबल, अगला साल नो कमेंट्स। यहां हो, जिस साल कन्वर्ट होगा एप्लीकेबल, अगला साल वो बोला नो कमेंट, हम बोल रहे हैं एप्लीकेबल, क्योंकि इस बार तो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हुआ है ना। पिछली बार तो प्राइवेट में कन्वर्ट हुआ था, तो क्या चाहिए था? कंडीशन। इस बार तो पब्लिक में कन्वर्ट हुआ है, तो दोनों साल एप्लीकेबल। संभाल लिए हैं? श्योर। आखिरी क्वेश्चन आ रहा है, कोई साथ देना चाहेगा? ये दीदी को भेजिए। आखिरी क्वेश्चन कमिंग अप। दोस्त लोग को बड़ा मजा आ रहा है। देखिए आपके लिए एक बैलेंस शीट बनाते हैं। अरे यही लास्ट क्वेश्चन है, इनको देख करके क्या बैलेंस शीट याद आया? मेरे मैट में आखिरी क्वेश्चन बैलेंस शीट ही है। पहले कंपनी का नाम लिख दे रहे हैं, एमए प्राइवेट लिमिटेड। एमए लिमिटेड लिख देते तो आती खत्म, कारो क्या हो जाता है? एप्लीकेबल। अय चोर, अय बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स एज ऑन 31 मार्च 2020।
एमए प्राइवेट लिमिटेड दिया हुआ, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट 31/मार्च 2020। प्राइवेट कंपनी है ना, और कुछ नहीं बोलेगा तो ऑब्वियस बात है, होल्डिंग सब्सिडरी पब्लिक कंपनी का नहीं है, किसी का ही नहीं है। इनफैक्ट कुछ नहीं बोलेगा तो ऐसे ही तुम बोल दोगे होल्डिंग है, सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग सब्सिडरी होने से क्वेश्चन बोलेगा। एमए प्राइवेट लिमिटेड है, अपना कंपनी है, इसका पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस का कितना था टोटल मिला करके? लिमिट कितना का था? उतना ही तक रखते हैं, उतना ही तक रखते हैं क्या बेटा? 1 करोड़ तक रख देते हैं। 30 लाख 30 लाख ले 60 लाख। ओके डूड, इसका लोन फ्रॉम बैंक एंड एफआई, लोन फ्रॉम बैंक एंड क्या लिमिट था लोन फ्रॉम बैंक एंड एफआई का? हाँ चल ना 1 करोड़ ही रख देते हैं। और टर्नओवर भी बैलेंस शीट के अंदर डाल दे क्या? नहीं, बाहर टर्नओवर भी दे देते हैं ना, ताकि स्मॉल है कि नहीं है वो भी फैसला हो जाए। टर्नओवर है, कौन का टर्नओवर कितना रहता है? कारो एप्लीकेबल कि नॉट एप्लीकेबल कि नो कमेंट्स? थोड़ा जाइए, जनता को भी देखने दीजिए। नहीं दिख रहा है? यहां पर आ जाइए, यहां आ जाइए, थोड़ा घूम घूम करके देखिए। आइए। एप्लीकेबल एप्लीकेबल एप्लीकेबल। आप अपना आंसर बदल सकते हैं शायद। आप गलत हैं। एक बात बताओ, इधर आओ, तुमको क्यों लग रहा है कारो इज एप्लीकेबल? पहले तो ये होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है। हाँ वो तो, वो ये बोलने का क्या है? बोलने का क्या है वो? तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, जिसमें पहला कंडीशन है ये वाला 1 करोड़ एक्सीड नहीं करना चाहिए, जो नहीं कर रहा है। फिर ये वाला भी 1 करोड़ एक्सीड नहीं करना चाहिए, जो नहीं कर रहा है। और ये वाला 10 मतलब रीजनिंग कुछ और है और आंसर कुछ और है। 10 करोड़ का है ये वाला, 10 करोड़ का ये वाला, वही ध्यान। हम तो 3 ही लिख रखे हैं शुरू से। हाँ, वो 10 करोड़ था, वो ध्यान। हाँ तो अब नॉट एप्लीकेबल। फिर गलत हो, जो 2 ट्राई हुआ दोनों गलत। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स इज अ करेक्ट आंसर। कैसे हम बताते हैं? साफ सुन गए इन लोग, बोले एप्लीकेबल बोलो तो भी गलत। बच्चा सॉरी सॉरी 2 बार बोल करके नॉट एप्लीकेबल, फिर भी गलत। और सॉरी भी बोल करके नहीं किया, पहले हट। नो कमेंट्स इज आंसर, नो कमेंट इज आंसर। नहीं समझ में आया? नो और जिनको लग रहा है ना सर जानबूझ करके टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। और सुनो, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। हमको कोई मजा नहीं आ रहा है तुम्हारा पोपट करने में, तो ना आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब सुनो, 1000 बार बोल दिया तुम लोग, इतना बड़ा गूगल हो गया तुम लोग को समझ में। बादल की जगह देखो, छठ बादल में है तो कारो इज नॉट एप्लीकेबल। 6 बादल फूट गया, एप्लीकेबल। पक्का? देखो, बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्शन 8 ओपीसी तो सवाल नहीं है, बचा क्या? स्मॉल। स्मॉल है नहीं, स्मॉल का टर्नओवर क्या रहता है? 2 करोड़, इसका 3 करोड़। स्मॉल तो नहीं है। आखिरी बादल बचा है, क्या ये प्राइवेट कंपनी है? विच इज नाइदर होल्डिंग नॉट सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, सेटिस्फाइंग ऑल 3 कंडीशन। तो कर तो रहा सर, नहीं कर रहा, रुको ना। सेटिस्फाइंग ऑल 3 कंडीशन ना। पहला कंडीशन क्या था? पीओसी एंड रिजर्व एंड सरप्लस। पहला कंडीशन पीओसी एंड रिजर्व एंड सरप्लस शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़ ऑन विच डेट? बैलेंस शीट डेट। पीओसी एंड रिजर्व एंड सरप्लस शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़ ऑन, तो ये तो बैलेंस शीट डेट में 1 करोड़ एक्सीड नहीं कर रहा, सेटिस्फाइड। टर्नओवर 10 करोड़ तक है, सेटिस्फाइड। और एक कंडीशन क्या था? लोन फ्रॉम बैंक एंड एफआई, लोन फ्रॉम बैंक एंड एफआई शुड नॉट एक्सीड, लोन फ्रॉम बैंक एंड एफआई शुड नॉट एक्सीड
1 करोड़ थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर। ये तो खाली एक ही दिन सेटिस्फाई हो रहा है 1 करोड़। 364 दिन क्या लोन था क्या पता? प्राइवेट कंपनी का 3 कंडीशन था ना, पीओसी रिजर्व सरप्लस 1 करोड़ तक है, हाँ बैलेंस शीट डेट वाले दिन देखना है, ठीक है। टर्नओवर 10 करोड़ तक है, हाँ। लोन भी तो सर बैंक एफआई का 1 करोड़ तक है, बट वो तो थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर देखना है। ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट तो तुमको खाली एक दिन का पोजीशन दर्शाता है। हो सकता है कल ही हम 10 लाख का रिपेमेंट किए हो, अगर कल 10 लाख का रिपेमेंट किए थे, मतलब कल मेरा लोन था 1 करोड़ 10 लाख, तो कर एप्लीकेबल हो जाएगा। Just by looking at the balance sheet, we cannot comment. Just by looking at the balance sheet, we cannot comment that throughout the financial year loan from bank and FI was 1 crore. Just by looking at the balance sheet, तुम बोल देगा हाँ पूरा साल लोन आपका 1 करोड़ तक था। So we cannot comment. And if we have to comment, we'll have to take an assumption. Assuming that loan from bank FI remained till 1 crore throughout the financial year, then Karo is not applicable. ऊपर से जा रहा है, किन लोग संभाल लिया? हाथ उठाओ। फुल एंड 99%, एक बच्चा नहीं संभाल सका। 99.9%, हाँ तुमने हाथ नहीं उठाया, तकलीफ है। अरे सही गलत नहीं पूछ रहे हैं, समझ में आया है कि नहीं अभी? हाँ नहीं, अब आपने बोला ना संभाल लिया था, क्या संभाले नहीं थे? अब संभाल लिया। आओ इधर, वहीं रहो। ये समझ में आ गया? श्योर? क्यों करो? एप्लीकेबल की नॉट एप्लीकेबल की? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स भाई, क्योंकि भली सारा कंडीशन लग रहा है सेटिस्फाई हो रहा है, बट ये लोन फ्रॉम बैंक एंड एफआई तो मेरे को थ्रू आउट द फाइनेंशियल चाहिए, बट ये तो खाली एक दिन का है। मक्खन, अब डिस्लेक्सिया बच्चा रट लिया होगा, बैलेंस शीट दिया और है नो कमेंट्स। है ना? बैलेंस शीट नो कमेंट्स। अब आओ, टर्नओवर 2 करोड़। कारो एप्लीकेबल कि नॉट एप्लीकेबल? ये गलत बोल दिया तो तुम मतलब समझ जाना, तुम लॉ के फील्ड में एनालिसिस तो नहीं कर सकोगे। एग्जाम में भले पास हो जाओ, बट तुम इंटरप्रिटेशन तुम्हारा खराब है। कारो एप्लीकेबल कि नॉट एप्लीकेबल कि नो कमेंट्स? अरे बोलो। ये बच्चा को शौक लग गया भाई, आज बोला आज हम कुछ बोलेंगे नहीं। बताओ, नॉट एप्लीकेबल स्मॉल कंपनी तो, लेकिन ये तो 60 लाख हो जा रहा है। अरे स्मॉल कंपनी के लिए तो खाली कैपिटल देखा जाता है, 50 लाख, टर्नओवर 2 करोड़, तो 50 लाख तक है, 2 करोड़ तक है। स्मॉल, मैं तो स्मॉल कंपनी के बादल में बैठा हूं, तो मैं बच जाऊंगा पक्का। आखिरी बस झूला खत्म होने वाला है। टर्नओवर 3 करोड़ ही रखते हैं। लोन फ्रॉम बैंक एंड एफआई जो है ना 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। कारो एप्लीकेबल कि नॉट एप्लीकेबल कि नो कमेंट? नो कमेंट, बैलेंस शीट देख करके नो कमेंट, इतना बड़ा अंडा मिलेगा। एप्लीकेबल, सारा बादल फूट गया। लेकिन सर आप तो बोले थे लोन फ्रॉम बैंक में थ्रू आउट देखना। अरे 1.5 करोड़, एक भी दिन भी अगर कंडीशन ब्रीच हो गया, एक भी दिन कंडीशन अगर ब्रीच हो गया, सेटिस्फाई थ्रू आउट होना चाहिए। उल्लंघन तो एक भी दिन हो गया, सर स्मॉल एप्लीकेबल, स्मॉल नहीं है। 5 बादल फूट गया, आखिरी बादल वो भी फूट गया। करो इज एप्लीकेबल, मत करो। दोस्तों प्लीज कम टू मैट वाले बच्चे पे नंबर 159, हैंडआउट वाले बच्चे पे नंबर 19, या तो पेज 159 में आइए या पेज 19 में आइए। ये बच्चे नहीं, कारो 2016, डिड यू फाइंड इट? कारो 2016 ये आया था 29 मार्च 2016 को, एमसीए का ऑर्डर है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने ऑर्डर पास किया था न्यू दिल्ली में 29 मार्च 2016, ये भी याद कर लेना, 29 मार्च 2016।
दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर। इस ऑर्डर को क्या बोलोगे पार से? कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, यानी कारो। कारो, कियारो नहीं, वो तो कियारा है। कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, कारो। अब देखो इसका एप्लीकेबिलिटी, इट शैल अप्लाई टू एवरी कंपनी। दिखा, एवरी कंपनी इंक्लूडिंग कौन सा कंपनी? इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी अंडर क्लॉज 42 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सर ब्रैकेट में 18 और 2013 क्या रहता है? ये तुम्हारे काम का नहीं है सर, रहता क्या वो बताइए ना। 2013 में ये 18वां नंबर एक्ट था जो पार्लियामेंट ने पास किया था। 2013 में बहुत सारा एक्ट पास हुआ था, 18वां नंबर किसका था? कंपनीज एक्ट का। सो कंपनीज एक्ट वाज द 18th एक्ट इन द ईयर 2013, तो उससे तुमको कोई लेना देना नहीं। एक्सेप्ट यानी किस किस को एप्लीकेबल नहीं है? बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी अंडर 5C ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। हाँ, बैंकिंग कंपनी अंडर सेक्शन नंबर कौन सा बताओ ना? 5C ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इंश्योरेंस कंपनी अंडर इंश्योरेंस एक्ट 1938। एक तो हो गया बैंकिंग कंपनी, और एक क्या हो गया बताओ? इंश्योरेंस कंपनी। एक हो गया सेक्शन 8। फिर ओपीसी, ओपीसी याद है ना? सेक्शन 2 क्लॉज नंबर कौन सा था? 62। स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 85 वाला। फिर प्राइवेट कंपनी नॉट बीइंग अ सब्सिडियरी और होल्डिंग ऑफ पब्लिक कंपनी, बोलता है ऐसा प्राइवेट कंपनी which is not holding or subsidiary of a public company. Aye, private company which is neither holding nor subsidiary of a public company. और देखो क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। हैविंग पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ ऑन बैलेंस शीट डेट। दोस्तों ये पेड अप कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस आपको किस दिन का चेक करना है बताइए? नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ किस दिन? बैलेंस शीट डेट का। एंड विच डज नॉट हैव टोटल बोरोइंग एक्सीडिंग 1 करोड़, टोटल बोरोइंग नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ फ्रॉम किससे? बैंक और एफआई, बैंक और एफआई एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। पक्का? डज नॉट हैव टोटल बोरोइंग एक्सीडिंग 1 करोड़ किससे? फ्रॉम बैंक और एफआई एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है? मतलब एक भी दिन, एक भी लम्हा, एक भी पल 1 करोड़ को क्रॉस ना करे। एंड विच डज नॉट हैव अ टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू शेड्यूल नंबर कौन सा? मैं बताओ तो 3। टोटल रेवेन्यू शेड्यूल नंबर कौन सा? 3। एंड विच डज नॉट हैव टोटल रेवेन्यू एज पर शेड्यूल नंबर 3 इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो सकता है इस साल मैंने अपना, मान लो मेरा 2-3 ऑपरेशन था, मेरा 2-3 रेवेन्यू फ्रॉम क्या था? ऑपरेशन। एक ऑपरेशन मैंने इस साल बंद कर दिया, लेकिन वो बंद करते करते भी तो कुछ तो रुपया दे करके जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो मान लो मेरा 3 ऑपरेशन था, उसमें से मैंने 3rd ऑपरेशन बंद कर दिया, बट 3rd ऑपरेशन बंद करने के बावजूद भी वहां से मेरा क्या जनरेट हुआ? रेवेन्यू। वो भी काउंट करना, वो 10 करोड़ में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, मतलब जो ऑपरेशन तुम डिसकंटिन्यू कर रहे हो, प्रोसेस में हो। डिसकंटिन्यूड लिखा है कि डिसकंटिन्यूइंग? when I am in a process of discontinuing an operation, still it is generating me some revenue, will be taken कि will not be taken? Will be taken while computing the limit of 10 crore. So including revenue from discontinuing operation exceeding 10 crore during the financial year as per financial statements. मक्खन एकदम। ये कारो ना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एप्लीकेबल नहीं है, याद रखना। कारो शैल नॉट अप्लाई ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तुमको पता है ना, जब होल्डिंग और सब्सिडरी रहता है तो होल्डिंग अपना सब्सिडरी के साथ कंसोलिडेट भी करता है, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं उसको। उसके ऊपर भी ऑडिट रिपोर्ट बनता है, लेकिन उसके ऊपर कारो नहीं बनेगा। होल्डिंग सब्सिडरी ने अपना सीएफएस बनाया, कंसोलिडेटेड क्या बनाया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट आएगा, बट वो ऑडिट रिपोर्ट में कारो नहीं आएगा। सो कारो इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सीएफएस। बोलो, सीएफएस मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये पूरा यहां तक क्लियर है क्या? इसका क्वेश्चन आंसर्स में आओ एप्लीकेबिलिटी का। ये पेज क्वेश्चन 23, क्वेश्चन 23 से आओ, कारो का क्वेश्चन 23 से आओ। मिला क्या? डिड यू फाइंड इट? पढ़ो। एमए लिमिटेड, आगे पढ़ना ही पाप है। एमए लिमिटेड और बोल रहे इस कारो एप्लीकेबल। एमए लिमिटेड मतलब कौन सा कंपनी? हाँ, पब्लिक कंपनी ना। तो एमए लिमिटेड जब बोल ही दिया है तो आगे पढ़ना ही पाप है। इस कारो एप्लीकेबल? यस, यस, बिकॉज इट्स अ, yes because it is a
पब्लिक कंपनी। विल योर आंसर चेंज इफ इट वॉज अ प्राइवेट कंपनी? आओ देखते हैं ऊपर में क्या क्या कंडीशन है। बोलता है प्राइवेट कंपनी अगर होता तो चलो देख लेते हैं। पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व बताओ कितना करोड़ है? 1 करोड़। ऑन द बैलेंस शीट 1 करोड़ है क्या? अपने को कितना चाहिए था? 1 करोड़ तक है, चलेगा। लोन आउटस्टैंडिंग फ्रॉम बैंक एंड 1 करोड़ थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर। टर्नओवर डिड नॉट एक्सीड 10 करोड़। 1 करोड़ 1 करोड़ 10 करोड़ तीनों कंडीशन क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। और अगर एक कौन सा कंपनी होता तो क्या हम लोग का आंसर बदल जाता? हाँ बदल जाता, क्योंकि कारो विल अप्लाई कि नॉट अप्लाई? कारो विल नॉट अप्लाई सिंस इट्स अ प्राइवेट कंपनी सेटिस्फाइंग ऑल 3 कंडीशंस। एमए प्राइवेट लिमिटेड किससे लोन लिया? बोलो। तो ये तो कोई कंडीशन ही नहीं है। आप बोल रहे हैं स्काई इज ब्लू, राम से लोन लेना क्या कारो में कहीं पर भी कंडीशन है? तो वी कैन नॉट कमेंट ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो। यू आर जस्ट सेइंग स्काई इज ब्लू, ग्रास इज ग्रीन। टेल मी कारो एप्लीकेबल और नॉट? दैट इज नॉट अ कंडीशन ऑफ कारो, हाउ कैन वी कमेंट? सो लोन फ्रॉम राम, देखो लोन टेकन फ्रॉम इंडिविजुअल इज नॉट अ कंडीशन ऑफ कारो एंड सो वी कैन नॉट कमेंट ऑन कारो's एप्लीकेबिलिटी। It's not a condition of Karo and we cannot comment on Karo's applicability. What if the above loan was taken from bank? अगर ये लोन बैंक से लेते, देखो भाई 2 करोड़ का लोन आप किससे लेते? तब वो कौन सा बदल फूट गया बताओ? छठवां वाला। आप समझ नहीं रहे हैं। लोन फ्रॉम बैंक तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 करोड़। ऊपर में कितना था? 2 करोड़। So although it is not satisfying all condition imposed on a private company, but still if it qualifies itself as a small company, देखो छठवां बादल तो फूट गया। छठवां बादल में लोन फ्रॉम बैंक कितना था? 1 करोड़। इसने 2 करोड़ का लिया है। 6 बादल तो फूट गया, एक आखिरी बादल है। So if it qualifies itself as a small company, then still Karo will not apply. जब भी इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा, पहले तो पूरा एप्लीकेबिलिटी वाला प्रोविजन लिख देना जो अभी मैंने मार्क करवाया। ये सारा कहां गया? ये रहा। पहले तो तुमको हमेशा पूरा ये लिख देना है, समझा? पूरा यहां से लेकर के यहां तक लिख देना है। कोई भी क्वेश्चन है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो का, उसके बाद जो केस में लिखा है उस हिसाब से बढ़ो। एमए लिमिटेड गॉट कन्वर्टेड इनटू एमए प्राइवेट लिमिटेड। एक पब्लिक कंपनी किस में कन्वर्ट हो गया? दोस्तों एक पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो गया किसमें? प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो गया प्राइवेट कंपनी में ऑन 1/5/15। 1/5/15 मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 15-16। अच्छा पब्लिक कंपनी किस में कन्वर्ट हुआ है? प्राइवेट कंपनी। तो 15-16 के लिए तो भाई क्या है? एप्लीकेबल, क्योंकि उस दिन के लिए वो क्या था? पब्लिक, तो उस साल तो एप्लीकेबल। आने वाला साल क्योंकि प्राइवेट है तो क्या चाहिएगा? कंडीशन। दिया हुआ नहीं है तो नो कमेंट्स। पूरा रिवीजन हो जा रहा है पक्का। लेकिन अगर एमए प्राइवेट लिमिटेड किस में कन्वर्ट होता? पब्लिक कंपनी में, तो खुद ही कुआं में कूद गया। एमए प्राइवेट लिमिटेड गॉट कन्वर्टेड इनटू एमए लिमिटेड, तो भाई 15-16 में भी क्या होगा बताओ ना? एप्लीकेबल। 15-16 में भी एप्लीकेबल होगा और 16-17 में भी क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल, क्योंकि ये खुद ही किसमें कन्वर्ट हो गया? पब्लिक कंपनी। दोनों साल एप्लीकेबल। एमए प्राइवेट लिमिटेड में हो, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट देखो भाई, फिगर साइन लाए। इक्विटी लोगे कि प्रेफरेंस की? दोनों। तो इसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 50। कमान पेड अप शेयर कैपिटल 50, रिजर्व सरप्लस 20 जोड़ करके बताओ 70। तो प्राइवेट कंपनी का पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। क्या था पहला कंडीशन प्राइवेट कंपनी का? पीओएससी एंड रिजर्व मिला करके कितना? 1 करोड़ तक है ऑन द बैलेंस शीट। लोन आउटस्टैंडिंग फ्रॉम बैंक एंड एफआई 100 लाख। 100 लाख मतलब क्या? 1 करोड़। बट भले ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये तो मेरे को थ्रू आउट चेक करना है, खाली एक दिन होने से नहीं होगा। अच्छा टर्नओवर कितना बताओ? 3 करोड़। तो स्मॉल तो नहीं है, इसका एप्लीकेबल। देखो एक बात पक्का, इट इज नॉट अ क्या बताओ? स्मॉल कंपनी, बिकॉज टर्नओवर एक्सीड कितना? 2 करोड़। एक बात तो पक्का है कि ये स्मॉल तो नहीं है, क्योंकि इसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है। स्टिल कारो मे नॉट अप्लाई टू इट, still Karo may not apply to it because its paid up share capital reserve surplus is not exceeding 1 crore on which date? Balance sheet date. Come on, इसका POSC and reserve surplus is not exceeding 1 crore on which date? Balance sheet date. Turnover did not exceed 10 crore. And if we assume, लिखना पड़ेगा नहीं ये वाला बात, if we assume that loan outstanding from bank and FI not only on the balance sheet date but throughout the year did not exceed 1 crore. मक्खन एकदम। What if in the above balance sheet loan outstanding from bank was 2 crore? बोलता है वो जो लोन फ्रॉम बैंक था वो 2 करोड़ था, तो स्मॉल ये है नहीं क्योंकि इसका टर्नओवर 3 करोड़ है। ऊपर से लोन फ्रॉम बैंक अगर कितना हो जाए? 2 करोड़ हो जाए,
तब तो कारो इज एप्लीकेबल। यहां तक क्लियर है? बोलो। आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास अपने जो 16 तो क्लॉज है ना कारो का, वो 16 का 16 क्लॉज पढ़ करके खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास।